हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे, तेरी चल रही होगी। हाँ जी, आज की वीडियो में आप लोगों को आईसीए के स्टडी मटेरियल से अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट का चैप्टर कवर कराऊंगा। ये चैप्टर आपका एज पर एएस 13 है। मैं आपको इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा। स्टडी मटेरियल में जितने इलस्ट्रेशन क्वेश्चन दे रखे सारे कवर कराऊंगा। एमसीक्यू कवर कराऊंगा। अगर कोई इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन आपका डुप्लीकेट है तो हम लोग उसे स्किप कर देंगे। एक बात और, ये जो वीडियो है ना, ये रिवीजन पर्पज के लिए, इसलिए जो मेरी बोलिंग स्पीड रहेगी नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज्यादा रहेगी, सो दैट मैं आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट कवर करा पाऊँ, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर करा पाऊँ, क्वेश्चन कवर करा पाऊँ। आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। देखिए, एज पर एएस 13 इन्वेस्टमेंट बेसिकली वो असेट है जिसे एंटिटी हेल्ड करती है फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ आपका इंटरेस्ट मींस इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर एंड बॉन्ड, बाय वे ऑफ आपका डिविडेंड मींस इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बाय वे ऑफ आपका रेंटल मींस इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। एएस 13 ये कहता है कि अगर आप किसी भी असेट को हेल्ड करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो सर वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं बनेगी, वो आपके लिए इन्वेंट्री बन जाएगी। ठीक जी सर। फर्दर एएस 13 ये कहता है कि अगर एंटिटी किसी भी असेट को हेल्ड करती है कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, तो सर वो भी क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर एंटिटी ने क्या किया, एक लैंड परचेज की, अगर उस लैंड को वो रेंट पे देती है तो सर इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी आ गई। अगर सर उस लैंड को वो बिजनेस में यूज करती है तो इट मींस क्या है सर, वो उसके लिए प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट बन जाएगी और एएस 10 लग जाएगा। ठीक जी सर। सर एंटिटी ने क्या किया, लैंड को परचेज किया और सर अभी उसे खाली रख रखा है, ना तो उसे सर किराए पे दे रखा, ना सर उसे बिजनेस में यूज कर रही है। इट मींस क्या सर, एंटिटी ने उसे हेल्ड कर रखा कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो एंटिटी उसे क्या करेगी, बेच देगी। इट मींस क्या सर, ये आपका इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है सर करंट इन्वेस्टमेंट, एक होती है सर आपकी परमानेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक जी सर। बात सुनिए ध्यान से ना। सर इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है या परमानेंट इन्वेस्टमेंट है, सर इस बात पर डिपेंड करेगा कि एंटिटी की इंटेंशन क्या है उसको हेल्ड करने के लिए। देखिए, रिलायंस कंपनी के शेयर बड़े सारे लोगों के पास होंगे जी सर। अब सर जो रिलायंस के शेयर बड़े सारे लोगों के पास है तो उन लोगों के लिए वो क्या बन गया सर, इन्वेस्टमेंट बन गया इन शेयर्स। ठीक, अगर वो हेल्ड करते फॉर द पर्पज ऑफ आपका डिविडेंड इनकम अर्न करने के लिए। ठीक जी सर। और साथ में सर वैल्यू अप्रिशिएट के लिए। अब सर जो रिलायंस के शेयर बड़े सारे लोगों के पास है तो वो शेयर क्या करंट इन्वेस्टमेंट बनेंगे या परमानेंट इन्वेस्टमेंट बनेंगे, सर हर व्यक्ति की इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर एंटिटी की इंटेंशन है उसे हेल्ड करना टिल 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो सर वो उसके लिए करंट इन्वेस्टमेंट बन जाएगी, अदरवाइज क्या बन जाएगी, परमानेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक जी सर। मेरी बात ध्यान से सुनना। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मैंने एक कंपनी शेयर ले रखे, मान लो 1000 शेयर ले रखे, ठीक है जी सर। अब मेरी इंटेंशन क्या है कि जो 500 शेयर है ना, इसे मैं विद इन 6 मंथ बेच दूंगा। क्यों? क्योंकि सर मेरे को पैसे चाहिएंगे विद इन 6 मंथ। मेरे को क्या करना, सप्लायर को पेमेंट करनी है और बायर से पेमेंट मान लो पहले आ गई है, तो मैंने क्या किया सर, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक जी सर। तो ये मेरे लिए क्या बन गया, करंट इन्वेस्टमेंट। सर 500 शेयर जो है ना, ये मैं 5 ईयर के बाद बेचूंगा, क्योंकि मेरे को फैक्ट्री एक और लगानी है, एक फैक्ट्री और लगानी है। तो सर जब मैं एक फैक्ट्री और लगाऊंगा तो उस टाइम पे सर पैसे चाहिएंगे, तो मैं क्या करूंगा सर, ये वाले 500 शेयर बेच दूंगा, तो सर ये मेरे लिए परमानेंट इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। ठीक जी सर। सर मान लो मैंने क्या किया सर, 500 शेयर हेल्ड किए हैं विद इन, मतलब फॉर द पर्पज ऑफ सेल विद इन 12 मंथ। ठीक जी सर। मैं 1 मंथ में बेचूं, 2 मंथ में बेचूं, 6 मंथ में बेचूं, 12 मंथ में बेचूं, ठीक, तो मेरे लिए क्या बन जाएगा सर, करंट इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। ठीक, चले हाँ जी। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। देखिए, करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जिसे हम क्या करेंगे, नियर फ्यूचर में बेच देंगे। ठीक, इसलिए एएस 13 ये कहता है कि करंट इन्वेस्टमेंट का आप वैल्यूएशन करेंगे कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। हम क्या करेंगे, हर बैलेंस शीट डेट पे सर क्या करेंगे, जो भी करंट इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यूएशन करेंगे। कैसे, कॉस्ट और एनआरवी मार्केट वैल्यू सर विच एवर इज लोअर। ठीक जी सर। आपका ऐसे बोलते हैं सर, कॉस्ट और फेयर वैल्यू ऑब्लिक आपका मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक, परमानेंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसे हम क्या करते हैं सर, लॉन्ग टर्म हेल्ड करते हैं, इसलिए सर उसका वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। लेकिन अगर मान लो सर इन्वेस्टमेंट में सर डिक्लाइन है, और डिक्लाइन सर आपका अदर देन टेम्परेरी, मतलब परमानेंट नहीं सर की डिक्लाइन है, तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे, फिर प्रोविजन क्रिएट करेंगे। सर परमानेंट डिक्लाइन किसे मान के चलेंगे, मेरी बात सुनिए ध्यान से ना, एक एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं। जैसे मान लो मैंने एक कंपनी के इक्विटी शेयर परचेज किए 2 लाख के, सर मैं इन्हें हेल्ड करूंगा 10 ईयर के लिए, तो परमानेंट इन्वेस्टमेंट बन गई जी सर। अब सर 1 ईयर के बाद इनकी वैल्यू 190 होगी, फिर नेक्स्ट ईयर सर इनकी वैल्यू 170 होगी, तो क्या इसे मैं परमानेंट डिक्लाइन मान लूं? मैं आपको बता दूं सर, आज उसकी वैल्यू क्या है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है टू आइडेंटिफाई करना कि परमानेंट डिक्लाइन है या नहीं है। सर परमानेंट डिक्लाइन का मतलब है कि जिस कंपनी के आपने शेयर ले रखे, उस कंपनी में ऐसी घटना घट चुकी है कि अब उस कंपनी के शेयर की वैल्यू उठ नहीं पाएगी, बढ़ नहीं पाएगी, तो सर इट मींस क्या है, इट मींस ये आपकी परमानेंट डिक्लाइन है। जैसे मान लो मैंने कंपनी के शेयर लिए, वो कंपनी सर क्या करती है, एक्सपोर्ट का काम करती है, लेकिन सर हुआ क्या, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट का लाइसेंस कैंसिल कर दिया और नया लाइसेंस उसे नहीं मिलेगा।
अब सर उसका मेन बिजनेस क्या है सर, एक्सपोर्ट करना, अब वो एक्सपोर्ट कर नहीं पाएगी, तो सर अब जो मैंने शेयर ले रखी थी उनकी वैल्यू गिर गई, तो सर ये क्या है, परमानेंट डिक्लाइन है। इट मींस क्या है सर, उस कंपनी शेयर की वैल्यू अब उठ नहीं पाएगी, बढ़ नहीं पाएगी, इंक्रीज नहीं हो पाएगी, ठीक जी सर। तो परमानेंट डिक्लाइन के सर इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं सर, जो कंपनी है जिस कंपनी में हमने शेयर इन्वेस्ट कर रखे हैं, ठीक सर, उस कंपनी में कोई पेटेंट है वो सर लॉस्ट हो गया, कॉपीराइट लॉस्ट हो गया, लॉस्ट हो गया, ठीक है जी सर। आपका सर कोई एक्सपोर्ट लाइसेंस लॉस्ट हो गया, या सर उस कंपनी के कैश लॉसेज है, या सर उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी जो कॉस्ट आ रही है इन कंपैरिजन टू सेल प्राइस, वो आपका ज्यादा आ रही है, मतलब उसका जो प्रोडक्ट का सेल प्राइस है वो इन कंपैरिजन टू कॉस्ट सर क्या है, कम है। मींस कॉस्ट सर इन कंपैरिजन टू सेल प्राइस ज्यादा है, प्रोडक्ट जो है मार्केट में सस्ता बिक रहा है, ठीक जी सर, और एक्सपेक्ट है कि सर वो कंटिन्यू सस्ता बिकेगा। चले जी सर, चलिए सर, इन्वेस्टमेंट जो है आपका शेयर्स में हो सकती है, डिवेंचर में हो सकती है, प्रॉपर्टी में हो सकती है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर की बात करूं तो सर उस केस में हम बेसिकली क्या करेंगे सर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर का लेजर बनाते हैं। सर लेजर जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे सर, देखिए सबसे पहले सर आएगा आपका पर्टिकुलर्स, ठीक है जी सर। फिर सर आपका आएगा नंबर ऑफ शेयर, हालांकि हम नॉमिनल वैल्यू भी लिख सकते हैं लेकिन जनरली सर हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर लिखते हैं। उसके बाद सर इनकम का कॉलम बन सकता है, डिविडेंड का कॉलम बन सकता है, उसके बाद सर अमाउंट का कॉलम बनेगा। सेम सर यही कॉलम सर आपका क्रेडिट साइड में बन जाएंगे, ठीक जी सर। अच्छा, अगर मान लो मैंने एक कंपनी के शेयर एक्वायर किए तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक जी सर। सर कंपनी का जो शेयर था वो 10 रुपीज की फेस वैल्यू थी और मैंने 12 पे एक्वायर कर लिया, तो सर पता है मैं क्या करूंगा, उसे सर इनिशियली क्या करूंगा, 12 पर रिकॉर्ड करूंगा, ठीक सर। इनिशियली किसी कंपनी के शेयर को हम क्या करेंगे सर, 12 पर रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद सर अगर वो करंट इन्वेस्टमेंट है तो वैल्यूएशन कैसे होगा, लोअर ऑफ कॉस्ट और आपका फेयर वैल्यू मार्केट प्राइस। बात सुनिए ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, जब इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर का लेजर बनाएंगे तो सबसे पहले बैलेंस शीट आएगा, ओपनिंग बैलेंस से कैरिंग अमाउंट के हिसाब से आ जाएगा, ठीक जी सर। उसके बाद सर क्या क्या घटनाएं घट सकती है ड्यूरिंग द ईयर, सर मैं फर्दर शेयर परचेज कर सकता हूं। अगर मैंने फर्दर शेयर परचेज किया तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक जी सर। नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे सर, आपका अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक जी सर। सर मैं जो शेयर मेरे पास थे सर, मैंने कुछ शेयर और परचेज कर लिए, उसकी एंट्री मैंने बता दी। सर कंपनी ने क्या किया, ऑफर दे दिया, किसका सर, आपका राइट शेयर का। राइट शेयर बेसिकली वो शेयर होते हैं सर जो कंपनी क्या करती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करती है एट ए प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस, ठीक। अब राइट शेयर में सर तीन चीजें हो सकती है, या तो सर मैं राइट शेयर को सब्सक्राइब कर सकता हूं, या मैं राइट को बेच सकता हूं, या मैं कुछ पार्ट सर राइट शेयर में सब्सक्राइब कर सकता हूं और कुछ पार्ट सर मैं क्या कर सकता हूं सर, राइट बेच सकता हूं, ठीक जी सर। सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं राइट शेयर में सब्सक्राइब कर रहा हूं तो मैं उसे सिंपल परचेज मान के चलूंगा, नंबर ऑफ शेयर बढ़ा दूंगा और सर अपनी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक। लेकिन सर अगर मैं राइट बेचता हूं तो सर मैं क्या करूंगा, सेल ऑफ राइट को P&L अकाउंट में एज ए इनकम दिखाऊंगा। हालांकि सर इसका एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन मैं आपके साथ अलग से डिस्कस करूंगा, जब उस कॉन्सेप्ट पे पहुंचूंगा मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे मैं अब एक्सेप्शन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक जी सर। अच्छा, कंपनी ने सर क्या किया, बोनस शेयर दे दिया हमें। अगर कंपनी बोनस शेयर देती है तो इट मीन्स क्या कि सर कंपनी ने प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर दिया। अगर कंपनी सर बोनस शेयर देती है तो सर वो विदाउट कंसिडरेशन देती है, लेकिन सर होता क्या है कि कंपनी के नेट एसेट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। इट मींस क्या कि मेरे नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, लेकिन सर मैंने कोई पेमेंट नहीं की, इसलिए मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ शेयर बढ़ा दूंगा लेकिन अमाउंट के कॉलम में सर नहीं ला जाएगा, ठीक जी सर। इट मींस क्या है कि सर जो शेयर मैंने पहले परचेज कर रखे उसके बदले मेरे को क्या मिले, बोनस शेयर मिले हैं, तो मेरी जो कॉस्ट है सर वो अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगी सर, रिड्यूस हो जाएगी पर शेयर। मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो सर क्या हुआ, मैं एक दुकान पे गया, ठीक है जी सर। मैंने क्या किया सर, 10 पेन परचेज कर लिए और दुकानदार ने ऑफर दिया कि अगर आप 10 पेन परचेज करेंगे तो आपको 4 पेन फ्री में मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब मान लो सर जो 10 पेन मैंने परचेज किए वो मैंने सर 15,000 के परचेज किए, ठीक जी सर। अब ये बताइए कि मैं दो बातें बोलूंगा, कौन सी बात ज्यादा सही है। एक, मैंने 10 पेन 15,000 के परचेज किए और 4 पेन मेरे को फ्री में मिले। दूसरा, मैंने सिर्फ 15,000 के 10 पेन परचेज किए लेकिन सर 10 पेन परचेज करने की वजह से 4 पेन और मिले, तो मेरी जो कॉस्ट पर पेन है वो रिड्यूस हो जाएगी। सर मैं आपको बता दूं ये वाली बात ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि सर अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा, खाली फ्री वाले पेन ले आऊंगा सर, वो तो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर परचेज करने पड़ेंगे ऑन द सेम, मतलब आपको पहले 10 पेन परचेज करने पड़ेंगे ऑन द सेम ट्यूनिंग। सर क्या होता है, जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो कंपनी के नेटवर्क पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। कंपनी सर शेयर होल्डर को विदाउट एनी कंसिडरेशन शेयर इशू करती है, ठीक जी सर। एक तरीके से वो क्या होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, नंबर ऑफ शेयर को बढ़ा देंगे और अमाउंट को नहीं बढ़ाएंगे, ठीक।
अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर और क्या घटना घट सकती है सर? हम शेयर को बेच सकते हैं। अगर हमने शेयर बेचे तो सर नंबर ऑफ शेयर क्रेडिट हो जाएंगे और आपका सर अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा और जो भी डिफरेंस होगा सर आपका पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सर जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो कहाँ जाएगा? पीएनएल अकाउंट में। ठीक जी सर। सर जब हम लोग सेल प्राइस का कंपेरिजन करेंगे कॉस्ट के साथ तो कॉस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सर दो मेथड है, एक वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, एक आपका फीफो मेथड। ठीक, अगर क्वेश्चन साइलेंट है एग्जाम में तो हम लोग क्या करेंगे? वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड अप्लाई करेंगे और सर एग्जाम में नोट देके आएंगे। ठीक जी सर। सर होता क्या है कि जो हम लोग शेयर परचेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर करते हैं सर, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है डिविडेंड इनकम कमाना। अब अगर ड्यूरिंग द ईयर हमें डिविडेंड मिलता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? देखिए, डिविडेंड ना दो टाइप का होता है, एक होता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड, एक होता है पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। जिस दिन मैंने शेयर परचेज किए हैं, अगर सर कंपनी उससे पहले के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो मेरे लिए वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा। मैं उसे क्या करूंगा सर? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में माइनस कर दूंगा। ठीक जी सर। अगर सर जिस दिन मैंने शेयर परचेज किए कंपनी क्या करती है उसके बाद की प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट करती है तो मेरे लिए वो क्या बनेगा? पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड बनेगा। वो मेरे लिए इनकम बन जाएगी, उसे मैं इनकम कॉलम में लेके जाऊंगा। ठीक जी सर। सर अगर मान लो मैं शेयर परचेज करता हूं, तीन चार बातें और हैं। अगर मैं शेयर परचेज करता हूं, ठीक जी सर, और मैं कोई ब्रोकरेज या कमीशन पे करता हूं तो सर उसे मैं क्या करूं? कॉस्ट में ऐड कर दूंगा। अगर मैं शेयर सेल करता हूं और उसके ऊपर मैं कोई ब्रोकरेज या कमीशन पे करता हूं सर उसे मैं क्या करूं? सेल प्रोसीड्स में से माइनस कर दूंगा। ठीक जी सर। सर जो सेल ऑफ राइट है वो आपके पीएनएल अकाउंट में जाता है। इसके एक एक्सेप्शन मैंने बाद में डिस्कस करना है। बट सर हमारी स्टडी मैट क्या करती है, उसे ना यहाँ पे डिविडेंड का कॉलम बनाती है, इनकम कॉलम ना बना के। इसलिए सर उसे वो क्या करते हैं? नोट में डाल देते हैं कि ये आप क्या करेंगे? सेल ऑफ राइट को पीएनएल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। ठीक जी सर। चले आगे। हाँ जी। फिर हम लोग क्या करेंगे सर? क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट जो अपने पास होगी उसका वैल्यूएशन करेंगे। कैसे वैल्यूएशन करेंगे? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवरेज लोअर। लेकिन अगर परमानेंट इन्वेस्टमेंट है तो कॉस्ट प्राइस पे। ठीक जी सर। सर कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगेन सर या तो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड लगेगा या फीफो मेथड लगेगा। ठीक, मार्केट प्राइस से क्वेश्चन जनरली हमें देगा। ठीक, अगर क्वेश्चन सर मार्केट प्राइस नहीं दे रखी तो सर दो सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन एक, क्वेश्चन ने मार्केट प्राइस नहीं दी बट ईयर एंड पे सर क्या हुआ? एक ट्रांजैक्शन होगी तो जो ट्रांजैक्शन का सेल प्राइस होगा सर, परचेज प्राइस होगा, मतलब जो ट्रांजैक्शन प्राइस होगा सर वही अपने लिए मार्केट वैल्यू बन जाएगी। सर सिचुएशन टू, सर कोई ट्रांजैक्शन नहीं तो उसके हम क्या करेंगे? फिर मार्केट प्राइस को इग्नोर कर देंगे, फिर कॉस्ट पे वैल्यूएशन कर देंगे, नोट डाल देंगे कि मार्केट प्राइस नहीं दे रखी थी इसलिए हमने क्या किया? कॉस्ट पे वैल्यूएशन कर दिया। ठीक जी सर। सर कॉस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सर आपका परचेज कॉस्ट आ जाएगी। ठीक जी सर। ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। अगर हमने सर राइट शेयर में सब्सक्राइब किया तो वो आ जाएगा। डिवाइड बाय सर ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर। सर हमने अगर शेयर परचेज किए तो वो आ जाएंगे। सर राइट शेयर में सब्सक्राइब किया था तो जितने शेयर में सब्सक्राइब किया वो शेयर आ जाएंगे। सर प्लस बोनस शेयर आ जाएंगे बट उसका अगेंस्ट अमाउंट नहीं आएगा। और प्री एक्विजिशन डिविडेंड को हम लोग क्या करेंगे सर? माइनस कर देंगे। ठीक जी सर। सर एक कॉन्सेप्ट आता है इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर का। मैं एक काम करता हूं, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर का जो कॉन्सेप्ट है, जब इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर का क्वेश्चन आएगा उससे पहले आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक जी सर। एक बात और सर, करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है सर जिसमें हमारी इंटेंशन क्या होती है कि हम उसे हेल्ड करते विद इन 12 मंथ। ठीक जी सर। परमानेंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है सर जो अदर देन क्या होती है? करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक जी सर। अब सर अगर मान लो आपका रिक्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। रिक्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि पहले मेरी इंटेंशन थी करंट इन्वेस्टमेंट की, ठीक, बट इंटेंशन चेंज होगी। अब मैंने क्या किया सर? उसे लॉन्ग टर्म हेल्ड करने का फैसला ले लिया। ठीक जी सर। या वाइस वर्सा सर, पहले मेरा ऑब्जेक्टिव था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हेल्ड करना बट अब मैंने उसे क्या किया सर? उसे एज ए करंट इन्वेस्टमेंट हेल्ड करने का डिसीजन ले लिया। ठीक, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिक्लासिफिकेशन। रिक्लासिफिकेशन में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा? देखिए, अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जाता हूं तो डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन, प्लीज ध्यान देना, डेट ऑफ परचेज की बात नहीं कर रहा मैं रिपोर्टिंग डेट बैलेंस डेट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से इस बात को सुनना, रिक्लासिफिकेशन डेट की। ठीक, रिक्लासिफिकेशन डेट पे सर जो भी कॉस्ट प्राइस होगा और जो बुक वैल्यू होगी, कैरिंग अमाउंट होगा, उसमें जो लोअर अमाउंट होगा सर उसमें मैं क्या करूंगा सर? उसे रिक्लासिफाई कर दूंगा। अगर मैं करंट से परमानेंट में जाता हूं तो सर डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन में मैं क्या करूंगा सर? जो भी कॉस्ट प्राइस होगी और जो फेयर वैल्यू होगी उसमें जो लोअर अमाउंट होगा सर उसके हिसाब से सर क्या करूंगा? रिक्लासिफाई कर दूंगा। अगर सर मेरा जो पहले कैरिंग अमाउंट था और जो न्यू कैरिंग अमाउंट उसके कंपैरिजन में कम आया तो डिफरेंस सर मैं कहां लेके जाऊंगा? पीएनएल अकाउंट के अंदर लेके जाऊंगा। ठीक जी सर। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे और जैसे सर आपका इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर का क्वेश्चन आएगा तो मैं इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ेंगे और मैं आपको बता दूं, पढ़ेगा क्वेश्चन तभी बढ़ेगा क्वेश्चन, मेक इट हैबिट। आपने क्या करना सर? मैं हर क्वेश्चन से पहले ना एक बार आपको 10 to 15 सेकंड दिया करूंगा। आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपने आंसर रेफर नहीं करना, फिर मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक जी सर। चलिए पढ़िए इलस्ट्रेशन नंबर 1। एन अनकोटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सर क्वेश्चन साफ साफ बोल दिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बताइए कैसे वैल्यू करेंगे?
सर हम इसे वैल्यू करेंगे एट कॉस्ट प्राइस। लेकिन हाँ, अगर सर वैल्यू में डिक्लाइन आ गया और वो डिक्लाइन सर परमानेंट नेचर का है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर उसका प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे, ठीक, उससे पिनल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे और इन्वेस्टमेंट को सर रिड्यूस्ड अमाउंट पे दिखा देंगे, ठीक जी सर। इट्स कैरिड इन बुक्स एट ए कॉस्ट ऑफ 2 लाख, ठीक है। द पब्लिश अकाउंट फॉर ऑफ द अनलिस्टेड कंपनी रिसीव्ड इन मई X1, ये कह रहा सर आपका बैलेंस शीट डेट के बाद की डेट दे दी इसने, ठीक है जी सर। मतलब मई X1 में सर क्या हुआ, पब्लिश अकाउंट सर जो है वो कंपनी को रिसीव हुआ है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सर। इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है सर, हम रिपोर्टिंग डेट पे चेक करते हैं सर। एज पर AS4 ये नॉन एडजस्टेबल इवेंट माना जाता है। इट मींस क्या है कि अगर मान लो बैलेंस डेट के बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरती है तो वो बाद के फैक्ट की वजह से वैल्यू गिरती है सर, और उसकी कंडीशन या कॉन्टिजेंसी बैलेंस डेट पे नहीं होती, इसलिए सर वो नॉन एडजस्टेबल इवेंट माना जाता है, ठीक जी सर। नोट्स को अकाउंट में डिस्क्लोज करेंगे, कहां डिस्क्लोज करेंगे सर, डायरेक्ट रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेंगे अगर सर वो अमाउंट मेटेरियल है, ठीक जी सर। अगर अमाउंट मेटेरियल है तो हम उसे क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक जी सर। मैं फिर से बता देता हूं, एज पर AS4 क्या होता है सर, कोई भी कंडीशन या कंटीजेंसी अगर बैलेंस डेट पे एग्जिस्ट करती है और फर्दर सर एविडेंस मिलते हैं बैलेंसिंग डेट के बाद और रिपोर्टिंग डेट से पहले, तो वो एडजस्टेबल इवेंट बनता है। अगर कोई भी कंडीशन या कंटीजेंसी सर बैलेंसिंग डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती तो सर वो अपने लिए नॉन एडजस्टेबल इवेंट बनता है। सर इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू में गिरावट आती है वो बाद के फैक्ट की वजह से आती है, बैलेंसिंग डेट के बाद के फैक्ट की वजह से आती है, तो उसे हम कभी भी कंसीडर नहीं करते क्योंकि उसकी कंडीशन या कंटीजेंसी सर बैलेंसिंग डेट पे एग्जिस्ट नहीं होती। हाँ, अगर मान लो बैलेंसिंग डेट पे वैल्यू गिरती तो हम उसे कंसीडर करेंगे, ठीक जी सर। आई मीन टू से बैलेंसिंग डेट पे हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे। चलिए, the published account of the unlisted company received in May X1 showed that the company was incurring cash losses with declined market share and the long term investment may not fetch more than 20,000। ये देखिए सर, ये परमानेंट डिक्लाइन का इंडिकेशन है। आप लिखना चाहो लिख सकते हैं, परमानेंट डिक्लाइन का इंडिकेशन क्या क्या है सर, कैश लॉस हुए कंपनी को, आपका सर पेटेंट कॉपीराइट या सर कोई लाइसेंस है वो एक्सपायर हो गया है, ठीक, और रिन्यूअल की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ठीक जी सर। And the long-term investment may not fetch more than 20,000. How will you deal with this in preparing the financial statement? आप क्या लिखेंगे सर, आप ये लिखेंगे as per AS13 permanent investment are valued at cost price except in the case where there is a decline which is permanent in nature or there is a decline which is other than temporary. In case there is permanent decline in the nature of the investment, मतलब ऐसे बोलेंगे, in case there is decline in the value of investment is permanent in nature, then provision has to be created और सर इन्वेस्टमेंट को आप क्या करेंगे, रिड्यूस्ड वैल्यू पे दिखाएंगे। और एक बात और, गिवन केस में सर कंपनी के पास क्या है, कैश लॉसेज है, और कैश लॉसेज की वजह से सर क्या है सर, ये एक इंडिकेशन है परमानेंट डिक्लाइन का, तो हम लोग क्या करेंगे सर 20,000 पे वैल्यूएशन कर देंगे और 180 पे सर क्या करेंगे, प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे, ठीक जी सर। ये देखिए सर 20,000 पे बैलेंस शीट में आ जाएगा, ठीक। AS का आंसर आपको कैसे लिखना चाहिए सो दैट आपको अच्छे मार्क्स मिले, मैं आपको बता दूं, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है, आप उस वीडियो को जरूर रेफर कर लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इलस्ट्रेशन 2 पढ़ेंगे, टेक 10 to 15 सेकंड। X Limited on 1st January X1 had made an investment of 600 lakh in the equity share of Y Limited, of which 50% is made in long term category and the rest as temporary investment। सर क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है सर। मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था कि आपने अगर किसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं तो आपके लिए वो करंट इन्वेस्टमेंट है, परमानेंट इन्वेस्टमेंट है सर, आपकी इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा आप उसे कब तक हेल्ड करना चाहते हैं, ठीक। अगर आप उसे विद इन 12 मंथ तक हेल्ड करना चाहते हैं तो सर करंट इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज क्या बन जाएगी, परमानेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक। तो सर यहाँ पे वो कह रहा है कि 300 लाख की इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या है, करंट है, और 300 की सर क्या है, परमानेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक जी सर। द रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ ऑल सच इन्वेस्टमेंट ऑन 31st March X1 became 200 lakh एज वाई लिमिटेड लॉस टू ए केस ऑफ कॉपीराइट। सर कॉपीराइट का केस लॉस्ट हो गया जिसकी वजह से सर क्या है, आपका परमानेंट डिक्लाइन, ठीक। तो सर इन्वेस्टमेंट कितने की वैल्यू की है, 200 की, तो 100 यहाँ पे 100 यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आप ये लिखेंगे कि सर करंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। बट एक ना मेरा थोड़ा सा गला खराब है तो आवाज में आपको कुछ भारीपन सा लग रहा होगा। करंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन सर आपका कैसे करेंगे, कॉस्ट प्राइस और फिर वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो 100 पे वैल्यूएशन कर देंगे, 200 का प्रोविजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक जी सर। P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। परमानेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखेंगे कि आप इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन अगर परमानेंट नेचर की डिक्लाइन है तो आप उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे सर, आप सर रिड्यूस्ड वैल्यू पे उसका वैल्यूएशन कर देंगे और डिफरेंस सर आपका प्रोविजन क्रिएट हो जाएगा, प्रोविजन फॉर फॉल इन द वैल्यू ऑफ परमानेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक जी सर। गिवन केस में सर अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने कॉपीराइट को लॉस्ट किया है जो कि सर एक इंडिकेशन है परमानेंट डिक्लाइन का, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर 100 पे वैल्यूएशन करते हैं, 200 का प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे, ठीक। फ्रॉम द गिवन मार्केट कंडीशन इट इज अपॉन दैट द रिडक्शन इन द वैल्यू इज नॉट टेम्परेरी इन नेचर, मतलब
परमानेंट है सर, ये क्वेश्चन ने बोल भी दिया। अगर क्वेश्चन ने सर ये ना बोला होता तो केस लॉस्ट ऑफ कॉपीराइट सर हम लोग क्या मान के चलते हैं, परमानेंट डिक्लाइन का इंडिकेशन मान के चलते हैं, एक्सेप्ट अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। ठीक, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज रिडक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने बता दिया, ये सब आंसर रीड कर लेना। चलिए जी, इलस्ट्रेशन 3 रिक्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, पढ़िए जल्दी से क्वेश्चन। देखिए क्या लिखता है, ABC Limited want to reclassify its investment in accordance with AS 13 revised. Decide and state on the amount of transfer based on the following information. A portion of current investment purchased for 20 lakh to be reclassified as long term. अगर सर करंट से लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो सर हम लोग क्या करेंगे सर, सर रिक्लासिफिकेशन डेट पे, कौन सी डेट पे सर, रिक्लासिफिकेशन डेट पे, जिस डेट पे हमने क्या किया, रिक्लासिफाई किया है, हम वैल्यूएशन करेंगे सर लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। ठीक जी सर, सर ये कॉस्ट होगी जी सर, एज द कंपनी हैज डिसाइडेड टू रिटेन देम। ठीक है, द मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, सर बैलेंस शीट डेट की वैल्यू देखेंगे, रिक्लासिफिकेशन डेट की, रिक्लासिफिकेशन डेट की। अब एक बार ये देख लेते रिक्लासिफाई इसने कब किया, सर ये रिक्लासिफाई करना चाहती है और इसने कोई डेट वगैरह नहीं दी, इट मींस क्या सर, ये बैलेंस शीट डेट पर रिक्लासिफाई करना चाहते हैं। ठीक है जी सर, कभी कभी ना क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या करेगा, बैलेंस शीट डेट की फेयर वैल्यू दे देगा और रिक्लासिफिकेशन डेट की भी फेयर वैल्यू दे देगा। तो हमें क्या करना सर, रिक्लासिफिकेशन डेट की फेयर वैल्यू कंसीडर करनी है। तो सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फेयर वैल्यू ज्यादा है, तो सर ये सेम अमाउंट पे कंटिन्यू कैरी हो जाएगी 20 लाख। ठीक जी सर, चलिए अनदर पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट परचेज फॉर 15 लाख to be reclassified as long term investment, the market value of these investment as on the date of balance sheet सर 6.5 है, तो हम लोग क्या करेंगे 6.5 पर रिक्लासिफाई कर देंगे और 8.5 लाख सर क्या करेंगे P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ये देखिए सर, certain long term investment no longer considered for holding purpose to be reclassified as current investment। ठीक है सर, लॉन्ग टर्म से अगर हम करंट में जाते हैं तो हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे सर, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन। ठीक, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ these was rupees 18 lakh but had been written down to 12 lakh to recognize other than temporary decline। ठीक जी सर, सर ओरिजिनल कॉस्ट सर आपकी 18 लाख थी, लेकिन सर आपका कैरिंग अमाउंट 12 लाख था, तो हम लोग क्या करेंगे सर 12 लाख के हिसाब से सर इसे रिक्लासिफाई कर देंगे। ये देखिए सर, चलें आगे जी सर, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़िए, देखिए क्या लिखता है, Messrs Innovative Garments Manufacturing Company Limited invested in share of another company on 1st October X3 at a cost of 250। ठीक सर, सॉरी बेटा, कंपनी ने क्या किया है, अनदर कंपनी के शेयर लिए 1 अक्टूबर को, कितनी कॉस्ट पे, 2,50,000 की कॉस्ट पे। ठीक जी सर, आगे देखिए क्या लिखता है, उसके पास इस इट ऑल्सो अर्लियर परचेज गोल्ड 4 लाख एंड सिल्वर 2 लाख ऑन 1 मार्च X1। सर अर्लियर डेट पे मतलब पहले से, इसका मतलब सर ये क्या है कि उसने पहले से होल्ड कर रखे नहीं, 12 मंथ से ज्यादा हो गए, तो सर ये परमानेंट इन्वेस्टमेंट बन गई। ठीक, मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 मार्च X4 ऑफ द अबव मेंशन्ड इन्वेस्टमेंट आर एज फॉलोज। शेयर की मार्केट वैल्यू 225 है, गोल्ड 6 लाख से, सिल्वर सर 350 से। ठीक जी सर, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सर यहाँ पे सिर्फ 6 मंथ हुए हैं, तो क्या हम इसे करंट माने या परमानेंट माने। देखिए बेटा, कभी भी हम लोग ना सर ऐसे आइडेंटिफाई नहीं करते कि जैसे मान लो, एग्जाम्पल सुनना ध्यान से ना, ये मेरा करंट ईयर है, अगर मान लो सर यहाँ पे 1 जनवरी है, एक सेकेंड, 1 जनवरी मान लो ये आपका 24 है, 31 मार्च 24 और ये 31 मार्च 25 है, हम ऐसे क्लासीफाई नहीं करेंगे कि मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट यहाँ परचेज की, यहाँ करंट बनेगी, यहाँ परमानेंट बनेगी, नहीं, इसी डेट पे हमें आइडेंटिफाई करना होता है करंट या परमानेंट है। अगर मेरी इंटेंशन सर विद इन 12 मंथ सेल करना है तो करंट बनेगी, और अगर इंटेंशन सर इसे मोर देन 12 मंथ हेल्ड करना तो सर परमानेंट बनेगी। ठीक जी सर, तो सर ये जो टाइम पीरियड होता है ये आइडेंटिफाई नहीं के लिए नहीं होता सर, टाइम पीरियड सर हमेशा इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक जी सर, हाउ above investment will be shown in the books of account of Messrs Innovative Garments Manufacturing Company Limited for the year ending 31 March 4 as per the provision of AS। देखिए सर, अब हमें क्या करना पड़ेगा सर, इसका जो आंसर देना पड़ेगा, गोल्ड और सिल्वर के केस में हम बोल देंगे परमानेंट इन्वेस्टमेंट है। क्यों, क्योंकि सर इसको एंटिटी ने क्या कर रखा है सर, पहले से हेल्ड कर रखा है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, कॉस्ट पे दिखाएंगे 4 लाख और 2 लाख पे, मार्केट वैल्यू बढ़ गई है सर, इसलिए हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। और इवन परमानेंट इन्वेस्टमेंट के केस में सर अगर मार्केट वैल्यू गिर भी गई तो भी कंसिडर नहीं करेंगे, कॉस्ट पे दिखाएंगे, एक्सेप्ट इन केस जहां पर डिक्लाइन परमानेंट नेचर की। ठीक जी सर,
शेयर के केस में हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर ये करंट इन्वेस्टमेंट है तो 225 पर दिखा देंगे, और अगर इंटेंशन लॉन्ग टर्म हेल्ड करना है तो सर उस केस में क्या करेंगे, सर उस केस में ना फिर हम लोग अगर इंटेंशन लॉन्ग टर्म हेल्ड करना है तो सर उस केस में से कोस्ट पे दिखाएंगे, एक्सेप्ट इन ए केस सर जहां पे डिक्लाइन जो परमानेंट नेचर की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सर ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 5 आपका इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर का, इसे अभी होल्ड पे रखते हैं, मैं पहले आपको इन्वेस्टमेंट इन शेयर के क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है जी सर, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट इन शेयर को अच्छे से रिवाइज कर लिया है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 6, on 1st April X1, Mr. Krishnamurthy purchased 1000 equity share of 100 each in Telco Limited at the rate 120 each from a broker who charged 2% brokerage। बड़े आराम से क्वेश्चन देखेंगे सर। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ना ओपनिंग बैलेंस होता है, कई बार सर क्वेश्चन में हमने क्या कर रखा होता है, शेयर परचेज कर रखे होते हैं, ठीक। तो प्लीज ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे कि शेयर परचेज वाला क्वेश्चन है या सर आपका ओपनिंग बैलेंस वाला क्वेश्चन है, क्योंकि सर अगर ओपनिंग बैलेंस वाला तो टू बैलेंस भी आएगा, और अगर शेयर परचेज का तो सर टू आपका बैंक अकाउंट आएगा, ठीक। यहाँ पे सर शेयर परचेज की हमने कितने 1000 किसके हिसाब से सर 120 के रेट के हिसाब से 1,20,000 आ गया सर। साथ में हमने यहाँ पे क्या किया सर, ब्रोकरेज 2% पे की है, और सर शेयर ट्रांसफर स्टैम्प ड्यूटी पे की है 50 पैसा 100 के हिसाब से, ठीक जी सर। अब मेरी बात सुनिए, एक तो ब्रोकरेज आ गया, एक आपका स्टैम्प ड्यूटी आ गई। सर अगर मान लो हम इन्वेस्टमेंट को परचेज करते हैं और उस टाइम पे कोई भी खर्चा इंकर करते हैं जो डायरेक्ट है, उसे हम क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में, ठीक जी सर। ब्रोकरेज से 2% है तो आपका 120 का 2% आ गया 2400। जो स्टैम्प ड्यूटी पे की है 0.5 आउट ऑफ 100, सर वो 120 पे आएगी या 122 पे आएगी। बात सुनिए ध्यान से, मैं अगर किसी एंटिटी से किसी व्यक्ति से शेयर परचेज करता हूं और ब्रोकर के थ्रू डील होती है, तो सर जो प्राइस रहेगा हमारा उसके ब्रोकरेज जाएगी, ठीक जी सर। और सर जब मैं शेयर परचेज करूंगा तो मेरे को क्या कराना पड़ेगा सर, उन शेयर को रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने नाम पे ना, तो सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, तो सर वो भी किस पे जाएगी, परचेज वैल्यू पे। तो सर दोनों खर्चे सर किस पे आएंगे, इसके ऊपर आएंगे। 0.5 आपका परसेंट आ गया 600, 1,23,000, ठीक। तो टू बैंक आ जाएगा सर 1 लाख की नॉमिनल वैल्यू 123। आप नंबर ऑफ शेयर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक जी सर। आगे देखिए, ऑन 31 जनवरी X2 बोनस वाज डिक्लेयर्ड इन द रेशो 1:2। सर कंपनी ने क्या किया, बोनस डिक्लेयर कर दिया, किस रेशो 1:2 की रेशो में, ठीक। एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर द शेयर वर कोटेड एट, एक सेकंड पहले एक बार इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। सर 31 जनवरी को क्या हुआ सर, कंपनी ने बोनस शेयर इशू कर दिया, तो सर बोनस शेयर अपने पास 1 आया 2 की रेशो में, तो सर 500 बोनस शेयर आ गए जी सर। तो क्या हमने इसके लिए कोई कंसिडरेशन पे किया, नहीं, तो अमाउंट में सर नील आ जाएगा और नंबर ऑफ शेयर सर क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ये देखिए, अच्छा आगे लिखता है, बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर द शेयर वर कोटेड एट 175 पर शेयर एंड 90 पर शेयर रिस्पेक्टिवली। बेसिकली सर क्या होता है, जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है ना, तो सर क्योंकि कंपनी के पास कोई कंसिडरेशन नहीं आता, कंपनी जो नेटवर्थ है सर वो बड़े नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से क्या होते हैं सर, एलोकेट हो जाती है, इसलिए सर कंपनी के शेयर की वैल्यू गिर जाती है, ठीक। 31 मार्च को मिस्टर कृष्णा मूर्ति सोल्ड बोनस शेयर टू ब्रोकर हु चार्ज 2% ब्रोकरेज। अब यहां पे देखिए सर, 31 मार्च को सर बोनस शेयर बेचती है 500, कितनी वैल्यू पे बेचती है सर, क्वेश्चन ने प्राइस नहीं दे रखा, तो हम लोग क्या करेंगे सर, जो भी अपने पास लेटेस्ट प्राइस अवेलेबल होगा उसी को कंसीडर कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए सर बोनस शेयर के बाद 90 प्राइस अपने पास अवेलेबल है, तो इंटू 90 45,000 आ गया जी सर। अगर हमने ब्रोकरेज पे की है सर एज ए सेलर, तो हम लोग क्या करेंगे सर, सेल प्रोसीड्स में से उसे माइनस कर देंगे, ठीक। तो सर यहाँ पे 45,000 का 2% सर 944,100 आ गया, ठीक जी सर। अब सर कॉस्ट कितनी है सर, 1,23,000 कॉस्ट है 1500 शेयर की, तो 500 शेयर की कॉस्ट कितने से आएगी सर, 41,000 से, तो सर 3100 का क्या हो गया अपने को, प्रॉफिट हो गया, ठीक जी सर। अच्छा बैलेंस सर आपका 1,01,000 शेयर बच गए। वैल्यूएशन कैसे करेंगे सर, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक जी सर। आगे क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्या रखा है। सो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कृष्णा मूर्ति हु हेल्ड द शेयर एज करंट असेट, ठीक है। एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सेल बी मेड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। अगर आप यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे सर, क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू हमें नहीं दे रखी 31 मार्च की, लेकिन सर 31 मार्च को हमने एक डील की और उसमें हमने सर ये प्राइस कंसीडर किया, तो हम क्या करेंगे, इसी को मार्केट वैल्यू मान के चलेंगे। तो 1000 आपका इंटू 90,000 आ गया, और कॉस्ट सर कितने से आ गई सर, कॉस्ट आ गई अपनी 1,23,000 डिवाइड बाई 1500 इंटू सर आपका 1000, सर 82,000 से कॉस्ट आ गई, ठीक जी सर। चले जी सर, चलिए तो लोअर कॉस्ट है तो हम कॉस्ट पे क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे। आइए
सर इलस्ट्रेशन नंबर आपका जो 7 है ये बिल्कुल 6 जैसा है, तो इसे आप अपने आप कर लेंगे, बल्कि इसमें ब्रोकरेज कमीशन वगैरह भी नहीं दे रखा, ये उससे भी आसान है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखता है। ऑन 1 अप्रैल X1 रजत हैज 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ पी लिमिटेड एट ए बुक वैल्यू 15 पर शेयर, नॉमिनल वैल्यू सर 10 है। डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे होगा, ठीक है, ध्यान देना। अब सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रजत के पास सर कितने शेयर है, 50,000 शेयर है, एक की बुक वैल्यू सर कितनी है, 15 है, तो 50,000 इंटू 15 सर 750 का अमाउंट आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, ठीक जी सर। ही प्रोवाइड यू द फर्दर इंफॉर्मेशन ऑन 20 जून X1 ही परचेज अनदर 10,000 शेयर ऑफ पी लिमिटेड एट ₹16 पर शेयर। तो 20 जून को हम लोग क्या करेंगे सर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट टू बैंक अकाउंट कितने से, 10,000 शेयर है सर, 160 कॉस्ट आ जाएगी, ठीक जी सर। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अपने पास सर जो नंबर ऑफ शेयर है वो 60,000 बन गए हैं। ऑन 1 अगस्त X1 P लिमिटेड इशूड 1 इक्विटी बोनस शेयर फॉर एवरी 6 शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर। सर कंपनी ने क्या किया, 1 बोनस शेयर इशू कर दिया 6 के बदले में, तो 10,000 अपने को बोनस शेयर मिल जाएंगे। अमाउंट के कॉलम में सर नील अमाउंट आ जाएगा, ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर 10,000 बोनस शेयर आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर सर कितने आ गए, 70,000। ऑन 31 अक्टूबर X1 the director of P Limited announced a right issue which entitled the holder to subscribe 3 share for every 7 share at 15 per share। सर 70,000 शेयर हो गए थे, 3 राइट आ गए 7 के बदले में, तो 30,000 सर क्या आ जाएंगे अपने पास, राइट शेयर। शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर दे राइट इन फुल और इन पार्ट। सर शेयर होल्डर चाहे तो इन राइट को बेच सकते हैं, या अपने पास सर क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, मतलब एज ए सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक। रजत सोल्ड 1/3 ऑफ एंटाइटलमेंट टू उमंग फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 2 पर शेयर। सर उसने 1/3 राइट बेच दिए, शेयर नहीं बेचे सर, यहाँ पे राइट बेचे हैं, तो 20,000 सर वो क्या करेगा, पिनल अकाउंट में क्रेडिट कर लेगा, ठीक जी सर। इसके ऊपर आप नोट डाल देंगे कि सेल ऑफ राइट इनकम बाय ₹20,000 सेल बी क्रेडिटेड इनटू स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक। एंड सब्सक्राइब रेस्ट द ऑन 5 नवंबर। 20,000 सर उसने क्या किया, शेयर ले लिए, और एक शेयर सर कितने का था, 15 का, तो सर आपका 3 लाख आ गया। सर ये कॉस्ट आ गई, मार्केट वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रजत फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। सर यहाँ पे मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी, तो सर कॉस्ट पे हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन कर देंगे, ठीक। चलिए ये देखिए सर, इन्होंने यहाँ पे सेल ऑफ राइट क्रेडिट इनटू स्टेटमेंट ऑफ P&L लिख रखा है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 पढ़ेंगे, बहुत ही प्यारा इलस्ट्रेशन है, काफी सारी चीजें सर इसके अंदर कवर है। ऑन 1 अप्रैल X1 सुंदर हैड 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ X लिमिटेड एट ए बुक वैल्यू 15 पर शेयर। सर देखिए 1 अप्रैल X1 को क्या था, सुंदर के पास 25,000 इक्विटी शेयर थे, एक्स की बुक वैल्यू सर 15 थी, ठीक जी सर। सर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपने क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ सुंदर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना और P&L अकाउंट बनाना, ठीक। अब सर यहाँ पे P&L का एक्सट्रैक्ट बन जाएगा। इट मीन्स क्या है कि सर जैसे आपका सेल ऑफ राइट होता है या आपका डिविडेंड इनकम होती है, हम क्या करें, P&L अकाउंट के अंदर लेके जाते हैं, या सर अगर आप इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस है वो भी हम कहाँ लेके जाते हैं, P&L में, तो उतनी चीजें दिखा देंगे, ठीक। फॉर योर एक्सरसाइज एज्यूम दैट द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर X1 एंड शेयर आर वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट, मतलब मार्केट वैल्यू यहाँ पे इग्नोर करने की बात कर रहा हूँ, ठीक। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन में। सर ओपनिंग बैलेंस कितने से आ जाएगा, 25,000 शेयर है इंटू 15 सर 375। चले जी सर। ऑन 20 जून X1 ही परचेज अनदर 5,000 शेयर ऑफ द कंपनी एट ₹16 पर शेयर। सर उसने क्या किया, 20 जून को सर क्या किया, उसने ना 5,000 शेयर परचेज किए 16 के हिसाब से, सर आपका 80,000 आ जाएगा 20 जून को, ठीक जी सर। बात सुनिए बेटा ध्यान से ना, ये मेरा करंट ईयर है, ठीक जी सर। यहाँ पे जो डेट दे रखी है उसने कब की दे रखी, 1 अप्रैल की। यहाँ मेरे पास सर पहले से शेयर हैं, कितने हैं सर, 25,000, ठीक जी सर। अब सर ये शेयर किस डेट से है, ये क्वेश्चन ने नहीं बताया, तो हम ये मान के चलेंगे सर ये बहुत पहले से है, ठीक जी सर। अच्छा यहाँ पे सर 20 जून को मैंने क्या किया सर, और शेयर परचेज कर लिए, कितने सर, मैंने 5,000 शेयर परचेज कर लिए, ठीक जी सर, परचेज कर लिए 5,000 शेयर। अब 1 मिनट के लिए सर मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो सर यहाँ पे डिविडेंड मिलता है, अगर सर ये फाइनल डिविडेंड है तो ये पिछले साल का होगा। इसका मतलब क्या है सर
कि जब मेरे पास ये शेयर होंगे, क्या ये उससे पहले का है, जब मैंने शेयर परचेज किया था, ये बाद का है डिविडेंड। जिस डेट पे मैं शेयर परचेज करता हूं, अगर उससे पहले का डिविडेंड होगा तो प्री एक्विजिशन, और उसके बाद का होगा तो पोस्ट एक्विजिशन। सर अब ये शेयर मैंने कब परचेज किया, सर क्वेश्चन ने डेट नहीं दे रखी होती, इसलिए हम इसके ऊपर क्या मान के चलते हैं कि ये शेयर हमने ना बहुत पहले परचेज कर लिए होंगे, इससे भी पहले परचेज कर लिए होंगे। तो सर जो भी आपका डिविडेंड है ये पोस्ट एक्विजिशन बन जाता है। ठीक जी सर। सर ये शेयर क्या है, मैंने अभी परचेज की, इसका मतलब क्या है सर, इन शेयर के ऊपर जो डिविडेंड मिलेगा सर वो प्री एक्विजिशन होगा, क्योंकि इस डेट के से पहले पहले का सर प्रॉफिट बटा है। ठीक जी सर। एक बात और, डिविडेंड सर दो टाइप का होता है, एक होता है फाइनल डिविडेंड, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो करंट ईयर में पे होता है, लेकिन वो इमीडिएटली प्रीवियस ईयर का होता है। सर ऐसा क्यों होता है, आइए इस कॉन्सेप्ट को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सर ये करंट ईयर है कंपनी का, 1 अप्रैल 23 को स्टार्ट होता है, 31 मार्च 24 को ईयर एंड है। क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि 31 मार्च 24 को ही कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बन जाएंगी? नहीं सर। कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट कब बनेगी सर, बाद में बनेगी। अच्छा, पहले अकाउंट बनेंगे, फिर ऑडिट होगी, फिर बोर्ड में जाके अकाउंट अप्रूव होंगे, फिर सर यहाँ पे जाके डिविडेंड दिया जाएगा। ठीक जी सर। तो ये जो डिविडेंड होता है ना, ये एज पर AS4 नॉन एडजस्टेबल इवेंट होता है, और इसको नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज करते हैं ना, डायरेक्ट रिपोर्ट में। सर कहाँ पे डिस्क्लोज करते हैं, एज पर AS4 नोट्स अकाउंट में। ठीक जी सर। तो ये डिविडेंड सर जो यहाँ पे होगा, ये पिछले साल से बिलोंग करता है, क्योंकि ये सर इस साल के प्रॉफिट में से पे होता है, ये पिछले साल से बिलोंग करता है। ठीक जी सर। इसलिए सर इसे हम क्या बोलते हैं, फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। फाइनल डिविडेंड सर वो डिविडेंड होता है जो करंट ईयर में पे होता है, लेकिन वो बिलोंग किसे करता है, पिछले साल से। ठीक जी सर। इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है सर जो आपका जिस डेट पे हमने डिविडेंड पे किया सर, वो करंट ईयर का फर्स्ट डे ऑफ द ईयर से लेके अप टू द डेट ऑफ पेमेंट से बिलोंग करता। ठीक जी सर। अप टू द डेट ऑफ पेमेंट तक बिलोंग करता। ठीक, चलें, हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं। द डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस ए बोनस एंड राइट इशू, नो डिविडेंड वाज पेबल ऑन दीज शेयर। मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो सर कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे राइट शेयर इशू कर दिए, बोनस शेयर इशू कर दिए हैं, तो सर क्वेश्चन अगर कुछ भी नहीं कहता तब भी सर ये डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि डिविडेंड सर आपका उस कैपिटल पे दिया जाता है जो 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग होती है। ठीक जी सर। अब अगर मैं शेयर यहां परचेज करता हूं, तो इट मीन्स क्या कि सर डेट ऑफ परचेज से पहले का डिविडेंड बटा तो मेरे लिए प्री एक्शन डिविडेंड बन जाएगा। ठीक जी सर। और अगर मेरे पास शेयर पहले से है तो मैं ये मान के चलूंगा कि वो मेरे पास इनिशियल डेट से है, इसलिए सर उसके ऊपर जो डिविडेंड होगा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड होगा। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड सर मेरी इनकम का पार्ट बनेगा, और प्री एक्विजिशन डिविडेंड सर मेरे लिए क्या बन जाएगा सर, रिकवरी ऑफ कॉस्ट बन जाएगी। ठीक जी सर। क्योंकि जब मैंने शेयर परचेज किए होंगे तो मैंने क्या किया होगा सर, डिविडेंड के अगेंस्ट में पैसे पे कर दिए होंगे। चले जी सर, चलिए। द टर्म्स ऑफ द इशू आर एज फॉलोज। बोनस बेसिस सर आपका 1:6 है। अपने पास सर शेयर कितने हो गए थे, 30,000 + 5 बोनस शेयर आ जाएंगे, 35,000 शेयर हो गए, अमाउंट में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक जी सर। अच्छा, राइट सर 3:7 है, डेट सर 31 अगस्त है। ठीक है, ये उससे पहले सर आपके इशू हो चुके थे, तो 35,000 × 3 डिवाइड बाई 7, 15,000। राइट का जो बेस है 3:7 है। ठीक है सर, 15 प्राइस पर शेयर है। ड्यू डेट सर आपकी 30 सितंबर को। ठीक, तो हम एंट्री कब पास करेंगे सर, जिस डेट पे हम सब्सक्राइब करेंगे। ठीक जी सर। शेयर होल्डर वर एंटाइटल टू ट्रांसफर दे राइट इन फुल और इन पार्ट। सर शेयर होल्डर के पास राइट है, वो चाहे तो अपने राइट को बेच सकते हैं पूरे पूरे, वो चाहे तो सर क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, या इन पार्ट में सर मतलब एक हिस्सा सर वो बेच सकते हैं और एक हिस्सा सर वो क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक जी सर। अकॉर्डिंगली सुंदर सोल्ड 1/3 ऑफ हिज एंटाइटलमेंट टू शेखर फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ ₹2 पर शेयर। सर उसने क्या किया, यहां पे अगर आप देखेंगे तो 1/3 एंटाइटलमेंट बेच दी। अब सर बैलेंस के बारे में अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं लिख रखा, प्लीज ध्यान देना, अगर अपने पास राइट शेयर का ऑप्शन है और क्वेश्चन ने हमें ये कह रखा है कि आपने एक राइट का हिस्सा बेच दिया और बाकी के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो हम लोग ये मान के चलते कि हमने क्या किया होगा, राइट शेयर में सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक जी सर। चलिए, shareholder were entitled to transfer their right in full or in part. Accordingly, Sundar sold 1/3 of his entitlement to Shekhar for a consideration of 2 per share. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, इंटू 2, 10,000 सर अपना P&L अकाउंट में एज इनकम आ जाएगी, सेल ऑफ राइट। ठीक जी सर। और सर जो शेयर है, राइट शेयर कितने हैं सर, 10,000 हमने सब्सक्राइब कर लिया होगा, किस रेट से सर, आपका सर 15 के हिसाब से, तो 150 आ जाएगा राइट शेयर। ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Dividend for the year ended 31st March X1 at the rate of 20% were declared by X Limited and received by Sundar on 31st October। सर देखिए, मिस्टर सुंदर को सर डिविडेंड यहाँ पे मिला है,
31 अक्टूबर को। तो ये डिविडेंड सर क्या होगा, फाइनल डिविडेंड इमीडिएटली प्रीवियस ईयर का। तो सर इसके ऊपर सर पोस्ट एक्विजिशन माना जाएगा, इसके ऊपर सर क्या होगा, प्री एक्विजिशन, क्योंकि सर ये परचेज डेट से पहले का प्रॉफिट बटा है। और ये सर परचेज डेट नहीं दे रखी हो तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, अर्लीस्ट डेट मान के चलते। ठीक जी सर, चलिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 50,000 सर अपना इनकम बन गई और 10,000 सर अपना रिकवरी ऑफ कॉस्ट होगी। आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड, डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर X1 एट द रेट ऑफ 20%, आपका 2 रुपीज के हिसाब से, तो 50,000 और 10,000 आ गया। एंड रिसीव्ड बाय सुंदर ऑन 31 अक्टूबर, डिविडेंड फॉर द शेयर एक्वायर्ड बाय हिम ऑन 20 जून आर टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ परचेज। सर क्वेश्चन ने खुद स्पेसिफाई कर दिया, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करता सर तो भी हम लोग क्या करते, कॉस्ट ऑफ परचेज के साथ एडजस्ट करते। ठीक जी सर। 15 नवंबर को सर क्या हुआ, सुंदर ने 25,000 शेयर बेच दिए 5 के हिसाब से, तो सर आपका 375 का अमाउंट आ गया। अब ये देखिए सर 375 सर सेल प्रोसीड्स आ गई, कॉस्ट कितने से आएगी सर, कॉस्ट आएगी 375 ओपनिंग बैलेंस प्लस 80,000 सर हमने शेयर परचेज किए, बोनस शेयर का अमाउंट सर नील आ जाएगा। राइट में हमने सर सब्सक्राइब किया, आपका 150 का अमाउंट आ जाएगा। ठीक जी सर। सर जो डिविडेंड प्री एक्विजिशन वाला है सर उससे क्या होगा, अपनी कॉस्ट कम हो जाएगी। क्या होगा सर, उससे अपनी कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक जी सर। तो 10,000 माइनस कर देंगे, डिवाइड बाई सर ये आ जाएगा आपका 45,000 इंटू सर 25,000 शेयर हमने बेच दिए। सर जो कॉस्ट आई है सर वो आ गई आपकी 3,30,556, 3,30,556। इसका मतलब सर बाकी क्या हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल आ गया 375 सर, 5 टाइम 4 आ गया, ये प्रॉफिट ऑन सेल आ गया। सर यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये प्रॉफिट ऑन सेल आ गया। ठीक जी सर। अब सर जो कॉस्ट थी अपनी 1 सेकंड तक कॉस्ट आई थी अपनी पर शेयर, दोबारा निकाल लेते हैं। 375 प्लस 80,000 प्लस 50,000 माइनस, सॉरी 150 माइनस 10,000 डिवाइड बाई सर ये आपका 45,000 इंटू 20,000। सर कॉस्ट ऑफ वैल्यूएशन कर देंगे 264,444। ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर जो शेयर वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको करा देता हूँ, और जो डिबेंचर वाले क्वेश्चन है सर फिर वो एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक जी सर। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्वेश्चन सर आपका सर सेल ऑफ राइट के केस में हम लोग सर P&L अकाउंट में उसको लेके जाते हैं, लेकिन सर एक केस में हम क्या करते हैं सर, कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। आइए आराम से मेरी बात सुनेंगे, जो मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे समझेंगे। देखिए मैंने एक कंपनी के 1000 इक्विटी शेयर परचेज किए और इक्विटी शेयर सर उसके कम राइट थे। क्या थे, कम राइट। सर मान के चलते ये जो मैंने शेयर परचेज किए 1000 इक्विटी शेयर कम राइट परचेज किए सर, ये मैंने 80,000 के परचेज कर लिए। ठीक जी सर। अब सर राइट शेयर बेसिकली क्या होता है सर, राइट शेयर वो शेयर होते हैं जो कंपनी इशू करती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एट ए प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस, एट ए प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस। इट मीन्स क्या, इट मीन्स ये है कि सर जैसे मान लो अगर शेयर की वैल्यू आपका 80 है और कंपनी ने क्या किया सर 60 के हिसाब से शेयर इशू कर दिया, तो सर क्या होगा सर, कंपनी ने शेयर ज्यादा दे दिए लेकिन जो रिसोर्स आए हैं प्रोपोर्शनेटली वो कम आए हैं। नंबर ऑफ शेयर कंपनी ने क्या किया सर, ज्यादा दे दिए, जो रिसोर्स आए कंपनी के पास वो प्रोपोर्शनेटली कम आए हैं, इसलिए सर उसके शेयर की वैल्यू गिर जाएगी। ठीक जी सर। अब AS 13 ये कहता है आप क्या करेंगे, आप कंपैरिजन करेंगे किस किस का। एक तो ये बताइए पोस्ट इशू ऑफ राइट शेयर कंपनी की शेयर की वैल्यू कितनी है। सर मान लो सर कंपनी शेयर की वैल्यू आ गई है 75,000। ठीक, तो एक तो ये डिफरेंस ले लीजिए कॉस्ट में, जो आपकी कॉस्ट आई थी, आपने क्या किया था कॉस्ट के हिसाब से सर परचेज, मतलब आपने 1000 शेयर परचेज किए थे, कॉस्ट आई 80,000। ठीक जी सर, ये बातें अब इनको साइड कर देते हैं। जो भी सर कॉस्ट आई है उसका कंपैरिजन क्या करेंगे, जो सर फेयर वैल्यू है एक्स राइट, मींस सर राइट शेयर इशू होने के बाद जो भी कंपनी शेयर की फेयर वैल्यू है सर उसके साथ कंपैरिजन करेंगे। ऐसे बोल सकता हूं कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का कंपैरिजन सर फेयर वैल्यू एक्स राइट के साथ करेंगे। ठीक जी सर, ये अमाउंट आ गया। आप ये बताइए आपने क्या किया सर, हमने ना राइट शेयर बेच, मतलब राइट बेच दिया, अपने पास ना ऑफर आया था राइट शेयर का, मान लो 500 शेयर का ऑफर आया था, हमने क्या किया उन्हें बेच दिया। कितने बेचा आपने सर, हमने उन्हें 8,000 में बेच दिया। तो सर यहाँ पे लोअर अमाउंट क्या है 5,000 है, तो 5,000 से हम लोग क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, और जो 3,000 है सर उसे क्या करेंगे सर 3,000 को हम लोग P&L अकाउंट में सर क्रेडिट कर देंगे। ठीक जी सर, सुनिए बात ध्यान से। कहता है अगर आप राइट शेयर मतलब राइट बेचते हो, आपके पास राइट शेयर का ऑफर था, आपने राइट बेच दिए, तो सेल ऑफ राइट से आप क्या करेंगे सर
कोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे लोअर ऑफ टू अमाउंट। पहला सर जो भी कोस्ट प्राइस थी उसका कंपैरिजन करेंगे सर, जो भी आपका एक्स राइट मार्केट वैल्यू है और सर जो आपको सेल प्रोसीड्स मिली, ठीक जी सर। और जो डिफरेंस होगा सर फर्दर, जैसे 3000 का डिफरेंस है, उसे आप क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ठीक। अब सर जो क्वेश्चन हमने अभी तक किए उसमें ये बातें क्यों नहीं की सर, दो कंडीशन हमें चेक करनी पड़ती। पहली कंडीशन सर जो शेयर हमने परचेज किए वो कम राइट होने चाहिए, बल्कि तीन कंडीशन चेक करनी पड़ती है अगर मैं ऐसे बोलूं तो। पहली कंडीशन सर हमें शेयर कम राइट परचेज होने चाहिए। सेकंड सर फेयर वैल्यू एक्स राइट गिरनी चाहिए। थर्ड कंडीशन सर हमें राइट बेचने चाहिए। सर अब जो भी क्वेश्चन में हमने राइट बेचे थे उन क्वेश्चनों में सर ना तो कम राइट दे रखा था क्वेश्चन में, और अगर कम राइट दे भी रखा है, मान लो 1 मिनट के लिए दे रखा था, तो सर फेयर वैल्यू एक्स राइट नहीं दे रखी, ठीक। चले जी सर, चलिए क्वेश्चन नंबर सर अपना 9। मिस्टर एक्स एक्वायर 200 शेयर ऑफ कंपनी ऑन कम राइट बेसिस 70,000, ठीक। सर मिस्टर एक्स ने क्या किया, 70,000 के सर कम राइट बेस पे शेयर परचेज कर लिए, ठीक है। He subsequently received an offer of right to acquire fresh share in the company in the proportion 1:1 at 107. He does not subscribe but sell all the rights at 12,000 से, ठीक है। उसने राइट बेच दिए, कम राइट सर शेयर परचेज किए। एक कंडीशन और देखनी पड़ेगी कि जो फेयर वैल्यू है अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में वो कम होनी चाहिए। द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर आफ्टर देयर बिकमिंग एक्स राइट हैज ऑल्सो गोन डाउन टू 60,000। तो सर यहाँ पे सर वैल्यू कम होगी, तो 10,000 और 12,000 का डिफरेंस सर कितना है, सॉरी 10,000 और 12,000 विच इज लोअर सर 10,000, क्या करेंगे सर, उसे हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे और सर जो डिफरेंस है उसे क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक जी सर। व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सर 2,000 पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा और 10,000 सर क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए 10,000 मे बी अप्लाइड टू रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट टू ब्रिंग इट्स मार्केट वैल्यू, और 2,000 सर हम क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका डुप्लीकेट क्वेश्चन है, ऐसा हमने इलस्ट्रेशन कर लिया है, तो इसे आप खुद से करेंगे। हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना सर कि जैसे यहाँ पे ब्रोकरेज का पॉइंट आ गया तो आप क्या करेंगे, सेल प्रोसीड्स में से उसे माइनस कर देंगे, ठीक जी सर। क्वेश्चन सर 11-12 आपका इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर का है, इसके ऊपर सर चर्चा करेंगे, अभी पेंडिंग है सर। क्वेश्चन 13 सर आप अपने आप करेंगे, इसमें कोई नया पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन 14 मैं करा देता हूँ सर, हालांकि इसमें कोई एज सच मेजर नया पॉइंट नहीं है। Blue Chip Equity Investment Limited want to reclassify its investment in accordance with AS 13. State the value at which the investment have to be reclassified in the following cases. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी में सर कॉस्टिंग 8.5 लाख है, आर टू बी रिक्लासिफाइड एज करंट। अगर आप लॉन्ग टर्म से करंट में जाते तो आप क्या करेंगे सर, रिक्लासिफिकेशन डेट पे जो भी सर कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच आर लोअर के हिसाब से सर कंपैरिजन करेंगे, ठीक जी सर। कॉस्ट तो सर ये आ गई। द कंपनी हैड रिड्यूस्ड द वैल्यू ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट टू 6.5 लाख टू रिकॉग्नाइज अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन इन वैल्यू। अच्छा तो सर कैरिंग अमाउंट अपना 6.5 आ रहा है। फेयर वैल्यू ऑन द रेट ऑफ ट्रांसफर सर इररेलेवेंट है परमानेंट इन्वेस्टमेंट के केस में, तो सर 6.5 पे आप क्या करेंगे सर, उसे कैरी कर लेंगे। ये देखिए सर आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन कंपनी भी कॉस्टिंग 7 लाख आर टू बी रिक्लासिफाइड एज करंट। द फेयर वैल्यू ऑन द रेट ऑफ ट्रांसफर इज 8 लाख एंड बुक वैल्यू सर 7 लाख। सर अपने लिए सर कॉस्ट और बुक वैल्यू विच एवर इज लोअर सर 7 लाख आ जाएगा, 7 लाख। करंट इन्वेस्टमेंट से अगर परमानेंट इन्वेस्टमेंट में जाएंगे तो सर आपका फेयर वैल्यू ऑन द रेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन एंड कॉस्ट विच एवर इज लोअर, ठीक। करंट इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी कॉस्टिंग 10 लाख आर टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म एज द कंपनी वांट टू रिटेन देम। मार्केट वैल्यू सर आपका 12 लाख है, तो 10 लाख पे हम क्या करेंगे सर, रिक्लासिफाई कर देंगे, ठीक। चले जी सर आइए अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर का कॉन्सेप्ट। देखिए सर इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर के केस में सबसे पहले आप क्या करेंगे सर, हमेशा एक्यूड इंटरेस्ट का ध्यान रखेंगे। एक्चुअली होता क्या है, अगर मान लो मैं किसी कंपनी के डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, ठीक जी सर, मैं किसी कंपनी के डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, तो सर वो कंपनी जो मेरे को इंटरेस्ट पे करेगी, कब पे करेगी सर, वो ड्यू डेट पे पेरेगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी डेट पे जाऊंगा और मैं उसको बोल दूंगा भाई साहब इंटरेस्ट दे दो, वो सर ऐसे इंटरेस्ट पे नहीं करेगी, वो क्या करेगी, ड्यू डेट पे इंटरेस्ट पे करेगी, ठीक। आइए एक एग्जांपल बनाते हैं सर। एक कंपनी है, उसने 12% डिवेंचर इशू कर रखे हैं। हम ये चैप्टर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक जी सर। तो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 12% डिवेंचर में, ठीक जी सर। सर जो ड्यू डेट है इंटरेस्ट की
सर वो 30 जून एंड 31 दिसंबर है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी क्या करती है, 30 जून और 31 दिसंबर को सर इंटरेस्ट पे कर देती है। ठीक जी सर। अब हुआ क्या सर, हमें इन्वेस्टमेंट करनी थी इस कंपनी के अंदर। ठीक, 31 अगस्त को मैंने क्या किया सर, सर 1 लाख के 12% डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट कर दी। कितने अमाउंट से सर, मान लो जो हमारा प्राइस डिसाइड हुआ ना बिटवीन मी एंड सेलर, सर वो 97% के हिसाब से डिसाइड हुआ। तो कितना अमाउंट आएगा, 97,000 का अमाउंट आ गया। कितना अमाउंट आ गया, 97,000 का अमाउंट आ गया। अब मैंने क्या किया, 97,000 रुपीज उसको दे दिए। अब वो बंदा कहता है कि सर पैसे कम है। मैंने कहा यार 97 में डील हुई थी, 97,000 मैंने आपको दे दिए। उसने बोला पैसे कम है, उसने मान लो अमाउंट नहीं बोला। फिर मेरे को पैसे दिए, मैंने पैसे गिने, मैंने बोला अमाउंट पूरा है। बात सुनिए ध्यान से, इस स्टोरी में मैं बताता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। मैंने उसको बोला कि ये बताइए सेल प्राइस क्या रहेगा। उसने कहा 97। मैंने कहा ठीक है। मैंने 97,000 काउंट करके उसको दे दिए। अब उसने पैसे गिने, उसने बोला पैसे कम है। मैंने कहा पैसे पूरे हैं। मैंने भी नहीं बोला कितना अमाउंट है, ना उसने बोला। फिर उसने पैसे गिने, वो बोला पैसे कम है। फिर मैंने पैसे गिने, फिर मैं बोला पैसे पूरे हैं। अब मेरे पास जो पैसे आए तो मेरा डायलॉग है पैसे पूरे हैं, उसके पास पैसे जाए तो वो बोले पैसे कम है। ठीक, अब एक व्यक्ति जा रहा था, हमने उसको बुलाया, भाई साहब आपको पैसे गिनने आते हैं? उसने कहा हाँ। हमने कहा ये पैसे गिन दोगे? उसने कहा ठीक है। हमने उसको पैसे दे दिए, उसने पैसे गिने, उसने कहा 97,000। एकदम मैं सर कूदने लग गया। मैंने कहा पैसे पूरे हैं, वो भी कूदने लग गया, कह रहे पैसे कम है। इसका मतलब सर हमारा झगड़ा सर कहीं ना कहीं क्या है सर, हमारे हमारे माइंड में जो चल रहा है सर उसके ऊपर है, ना कि सर 97,000 के ऊपर। मतलब जो कैश था सर वो फिजिकली पूरा था, लेकिन सर उसके हिसाब से 97,000 कम थे, मेरे हिसाब से सर पूरे थे। ठीक जी सर। मैंने उसको बोला भाई साहब पैसे पूरे, उसने कहा कम है। मैंने कहा देखिए 97 में डील हुई थी। उसने कहा देखिए ये जो कंपनी है ये इंटरेस्ट कब पे करती है? मैंने कहा ड्यू डेट पे। ड्यू डेट कब है? मैंने कहा 30 जून और 31 दिसंबर। उसने कहा देखिए अभी तक इंटरेस्ट मेरे को कब मिला था? मैंने कहा 30 जून को। अगला इंटरेस्ट किसको मिलेगा? मैंने कहा मेरे को मिलेगा। कब मिलेगा? मैंने कहा 31 दिसंबर को। क्यों मिलेगा? क्योंकि मैं होल्डर होऊंगा। उसने कहा साहब 2 मंथ तो मैंने होल्ड कर लिया, आप अगर देखेंगे तो 2 मंथ मैंने डिवेंचर को होल्ड कर लिया, लेकिन आपको इंटरेस्ट 6 मंथ का मिलेगा और आपकी जो होल्डिंग पीरियड होगा वो 4 मंथ होगा। मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा साहब इंटरेस्ट के पैसे भी दो। अब होता क्या है, जब भी मैं इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर करता हूं अदर देन ड्यू डेट, तो मैं क्या करूंगा सर, हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा फ्रॉम ड्यू डेट अप टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, चाहे मैं इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर बेचूं या खरीदूं। ठीक जी सर। अब सर इंटरेस्ट हमेशा पे होगा या रिसीव होगा अगर मैं डिवेंचर बेचता हूं। अब जो ट्रांजैक्शन प्राइस डिसाइड हुई है, क्या उसमें से इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस होगा या नहीं होगा? अगर सर ट्रांजैक्शन अपनी कम इंटरेस्ट है, ट्रांजैक्शन अपनी क्या है, कम इंटरेस्ट है, तो सर उसमें से क्या होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है। ठीक जी सर। अगर ट्रांजैक्शन एक्स इंटरेस्ट है तो फिर इंटरेस्ट का अमाउंट सर माइनस नहीं होगा सर, फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। ठीक जी सर। बात सुनिए ध्यान से, इंटरेस्ट का अमाउंट हमेशा सर पे होगा या रिसीव होगा। अब इंटरेस्ट का अमाउंट क्या ट्रांजैक्शन प्राइस में इंक्लूड है? यस अगर कम इंटरेस्ट है, नो अगर आपका एक्स इंटरेस्ट। ठीक जी सर। एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है, सर दोनों केस में आपको इंटरेस्ट तो पे करना है या रिसीव करना है। अगर कम इंटरेस्ट है तो आप क्या करेंगे सर, ट्रांजैक्शन प्राइस में से उसे माइनस कर देंगे। अगर एक्स इंटरेस्ट है सर ट्रांजैक्शन प्राइस में से उसे माइनस नहीं करेंगे। ठीक जी सर। चले हाँ जी सर। आप ना एक काम करेंगे, कॉपी में लिखेंगे, हम कसम खाते हैं। लिखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखवा रहा हूं आपको मैं। और यहां पे बच्चे गलती कर जाते हैं, उन्हें लगता है क्या यार ये बात कोई लिखने वाली है। और मैं आपको बता दूं एग्जाम में गलती होगी ना इस चैप्टर में तो यहीं पे गलती होगी। लिखेंगे हम कसम खाते हैं, जब भी हम इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर का क्वेश्चन करेंगे तो हम डायग्राम हमेशा बनाएंगे। हम क्या करेंगे, डायग्राम हमेशा बनाएंगे। जब भी हम इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर का क्वेश्चन करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमेशा डायग्राम बनाएंगे। क्योंकि सर देखिए इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर के केस में मेन सर आपका इंटरेस्ट अमाउंट होता है, और हमें क्या करना होता है सर, वो ड्यू डेट से लेकर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तक कैलकुलेट करना होता है, या एक ड्यू डेट से लेकर दूसरी ड्यू डेट तक, या सर हर ड्यू डेट पे। ठीक जी सर। सर ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होती है वो अदर देन ड्यू डेट होती है। ठीक, तो मैं ड्यू डेट से लेकर सर डेट ऑफ क्लोजिंग तक का क्या करूंगा, एक्यूरेट इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5।
इन X1 मैसर्स वाई लिमिटेड इशू 12% आपका फुली पेड डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। ठीक जी सर। सर X1 में क्या होता है, आपका वाई ने 12% फुली पेड डिबेंचर सर इशू किए। ठीक जी सर। 100 का एक है, इंटरेस्ट बीइंग पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर और आपका 31 मार्च ऑफ एवरी अकाउंटिंग है। ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 दिसंबर X2, एक बार अकाउंटिंग ईयर देखते हैं क्वेश्चन में। सर आपका 31 मार्च है। ठीक है, एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सर ड्यू डेट कब कब की है, 30 सितंबर और 31 मार्च। ऑन 1 दिसंबर मैसर्स बुल एंड बियर परचेज 10,000 ऑफ दीज डिबेंचर एट 101 एक्स इंटरेस्ट प्राइस। अगर सर क्वेश्चन साइलेंट है कि ट्रांजैक्शन आपकी कम इंटरेस्ट है एक्स इंटरेस्ट है, हम हमेशा क्या मान के चलेंगे सर, एक्स इंटरेस्ट मान के चलेंगे, एक्सेप्ट अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। ठीक जी सर। सर 10,000 डिबेंचर हमने क्या किया, परचेज किए हैं, कब, 1 दिसंबर को। सर 10,000 12% डिबेंचर है, किस रेट से सर, 101 एक्स इंटरेस्ट। ऑल्सो पेइंग ब्रोकरेज एट द रेट 1% ऑफ एक्स इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ द परचेज। ठीक जी सर। और हमने क्या किया सर, साथ में ब्रोकरेज पे की है एट द रेट 1% से। ठीक जी सर। चलिए अब एक काम करते हैं सर, आगे क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं एक बार। हम क्वेश्चन को सर डायग्राम पे उतार लिया करेंगे, फिर डायग्राम के बेस पे सर हम क्वेश्चन सोल्व किया करेंगे। ठीक जी सर। ऑन 1 मार्च X3 द फर्म सोल्ड ऑल दिस डिबेंचर एट 103 एक्स इंटरेस्ट। लो जी, 1 मार्च को सेल कर दी, यहाँ पे परचेज था 103 के हिसाब से। एक्स इंटरेस्ट अगेन पेइंग ब्रोकरेज एट द रेट 1% ऑफ द एक्स इंटरेस्ट। ठीक जी सर। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक, आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, 1 दिसंबर को परचेज करेंगे। सर आपका नॉमिनल वैल्यू सर आपका 10 लाख से आ जाएगी। ठीक जी सर। हम हमेशा पहले इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट किया करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट तो अल्टीमेट हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब जो इसका होल्डर होगा उसे 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिला होगा, नेक्स्ट इंटरेस्ट सर मेरे को मिलेगा, या जो भी होल्डर होगा सर उसको मिलेगा। अब सर मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस पार्टी को जिससे मैंने परचेज की उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 2 मंथ का। तो 10 लाख इंटू 12% इंटू 2 मंथ, सर 20,000 से इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक जी सर। अच्छा मैंने कितने परचेज किए सर, 10,000 इंटू 101 के हिसाब से, और प्लस सर आपका ब्रोकरेज मैंने 1% पे की, ये ब्रोकरेज आ जाएगी। अब ड्यू डेट अगर बीच में आ गई तो सर मैं क्या करूँ, इंटरेस्ट रिसीव कर लूँगा। ड्यू डेट नहीं आई, मैंने क्या किया सर, 1 मार्च को इनको बेच दिया। सर 10 लाख, इंटरेस्ट कितना आएगा सर, देखिए अब जिस पार्टी को मैं बेचूंगा सर उसे इंटरेस्ट मिलेगा ड्यू डेट पे। अब सर 2 मंथ का मैंने इंटरेस्ट पे कर रखा है, और 3 मंथ सर मैंने होल्ड कर रखा, 5 मंथ आ गया। या सर डायरेक्ट ऐसे समझ लेते हैं कि ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक का इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना आएगा सर, 5 मंथ का, कितना अमाउंट आ जाएगा सर, 10 लाख का 12% 5 मंथ के लिए सर आपका सर 50,000 एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन हुई सर आपका 10,000 इंटू 103 माइनस आ जाएगा सर आपका ब्रोकरेज, क्योंकि सर ब्रोकरेज अगर मैं एज ए सेलर पे करता हूँ तो प्रोसीड्स में से उसे क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ। तो सर ये 10,19,700 आ जाएगा। डिफरेंस सर आपका प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, ये कॉस्ट है सर, ये डिफरेंस आपका लॉस आ गया। ठीक जी सर। और सर ये आपका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ चला जाएगा, पीएनएल अकाउंट में, ये पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है जी सर। चलिए इलस्ट्रेशन सर आपके इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर के दे नहीं रखे इंस्टीट्यूट ने, लेकिन हाँ बाद में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं सर, आइए उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्या लिखता है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर जेड, ए स्टॉक ब्रोकर, रिलेटिंग टू हिज होल्डिंग इन 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड। ओपनिंग बैलेंस सर नॉमिनल वैल्यू 120 है, कॉस्ट 118 है, नॉमिनल वैल्यू सर ईच यूनिट 100 है। सर क्वेश्चन ने आपको कहा है कि जो इंटरेस्ट की ड्यू डेट है वो 30 सितंबर 31 मार्च है, लेकिन बुक सर आप कब क्लोज कर रहे हैं, 31 दिसंबर को। आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना सर, और
मिस्टर जेडी क्या कर रहा है सर, फीफो मेथड फॉलो कर रहा है। ठीक जी सर, आइए डायग्राम के लिए जगह चाहिएगी हमें, यहां बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले सर हम क्या करेंगे, डायग्राम में ना अकाउंटिंग ईयर आइडेंटिफाई करेंगे। सर अकाउंटिंग ईयर अपना कैलेंडर ईयर है, 1 जनवरी 3 सॉरी X1 है, 31 दिसंबर X1। ये देखिए 31 दिसंबर को क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करता है। ठीक जी सर, चलिए ड्यू डेट क्या क्या है सर, ड्यू डेट है 30 सितंबर और 31 मार्च। थर्टी फर्स्ट मार्च ड्यू डेट है, 30 सितंबर ड्यू डेट है। ठीक जी सर, अब आगे सर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 9% सर सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस दे रखे सर 120, कोस्ट है 118। एक सेकेंड, 120 की कोस्ट है 118। ठीक जी सर, चलिए अब देखिए आगे वो लिखता है 1 मार्च को क्या होता है सर, उसने परचेज किए 200 यूनिट एक्स इंटरेस्ट एट 98। आइए 1 मार्च को पूरा डायग्राम पे एक एक चीज लिखेंगे। परचेज की है 200 यूनिट, $98 एक्स इंटरेस्ट। 1 जुलाई को सर उसने क्या किया, 500 यूनिट बेच दी है। सेल कर दी है 500 यूनिट। किस हिसाब से सर, उसने 100 के हिसाब से, एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग। ठीक जी सर, बल्कि एक काम और किया करेंगे हम लोग ना सर, लाइन के ऊपर परचेज डाल दिया करेंगे, लाइन के नीचे सर हम सेल डाल दिया करेंगे। ठीक जी सर, ताकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करें तो कोई भी प्रॉब्लम ना आए। 1 अक्टूबर को सर उसने क्या किया, 150 यूनिट परचेज किए 98 के हिसाब से कम इंटरेस्ट। फर्स्ट अक्टूबर को 150 यूनिट 98 के हिसाब से कम इंटरेस्ट। 1 नवंबर को सर उसने क्या किया, 300 यूनिट सेल कर दी। थ्री 300 यूनिट आपका 99 के हिसाब से एक्स इंटरेस्ट। ठीक जी सर, सर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो कहीं पे भी उसने मार्केट वैल्यू नहीं दी, तो हम लोग क्या करेंगे सर, कोस्ट के हिसाब से वैल्यूएशन कर लेंगे। ठीक, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब सर मेरे को ना ये क्वेश्चन देखने की नीड नहीं है, मैं सर डायग्राम के बेस पे पूरा क्वेश्चन सोल्व करूंगा, और आपने सर एग्जाम में ऐसा ही करना है। क्योंकि जब भी सर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर की बात आएगी तो मेन फोकस सर आपका इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के ऊपर होगा। और सर इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है सर, वो ड्यू डेट से लेकर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक, या ड्यू डेट से लेकर सर फर्दर ड्यू डेट तक, या फिर ड्यू डेट से लेकर सर आपका क्लोजिंग डेट तक कंसिडर की जाएगी। ठीक जी सर, आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आएगा सर, ओपनिंग बैलेंस 120 आपका नॉमिनल वैल्यू के कॉलम में आ जाएगा सर, अमाउंट के कॉलम में 118 आ जाएगा। और सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट टाइम इंटरेस्ट हमें कब मिला था सर, 30 सितंबर को। तो सर 30 सितंबर के बाद अब अगला इंटरेस्ट कब मिलेगा सर, 31 मार्च को। लेकिन हमने क्या किया होगा सर, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से 31 दिसंबर को सर इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लिया होगा, एक्रूअल इंटरेस्ट। तो 120 कितना आएगा सर, इनटू आपका 9%, सर आपका 3 मंथ के हिसाब से 2700 का इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। आइए टिक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 11, ये देखिए सर, ओपनिंग बैलेंस 120, इंटरेस्ट 118। सर उसके बाद क्या होता है सर, 1 मार्च को सर हमने 200 परचेज कर लिए
डिवेंचर 98 के हिसाब से एक्स इंटरेस्ट। ठीक जी सर। पहले हम क्या करेंगे सर, 5 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। कितना आएगा सर, आपका 20,000 फेस वैल्यू है इंटू 9%, सर 5 मंथ का सर 750 का इंटरेस्ट आएगा। ये देखिए, और 20,000 सर 98% के हिसाब से 20,000 इंटू 98%। सर आप पहले इंटरेस्ट क्यों कैलकुलेट करा रहे हैं बेटा, 90,600 आ गया, इसलिए कैलकुलेट करा रहा हूँ क्योंकि ट्रांजेक्शन कम इंटरेस्ट होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, ट्रांजेक्शन प्राइस में से इंटरेस्ट अमाउंट माइनस करना पड़ेगा। ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 मार्च को सर अपने पास कितनी होल्डिंग आ गई अपना, 120 और सर 20,000 140। 140 पे सर हम क्या करेंगे, 6 मंथ का इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लेंगे 6300 बाई बैंक अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर ट्रांजैक्शन कब होती है सर, 1 जुलाई को हमने क्या किया, 500 शेयर बेच दिए, किसके साथ, डिबेंचर बेच दिए सर, किसके हिसाब से, 100 के हिसाब से। ठीक जी सर। तो अब इंटरेस्ट किसको मिलेगा इनके ऊपर सर, जो होल्डर होगा। अब हम क्या करेंगे सर, बीइंग ए सेलर हम लोग, तो हम सर बायर से क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे 3 मंथ का ना। तो 50,000 पे 9% सर 3 मंथ का इंटरेस्ट आएगा आपका 1125। और सर हमने इसे नॉमिनल वैल्यू पे बेच दिया, एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन है, तो सर आपका एक्स इंटरेस्ट के हिसाब से सर आपका अमाउंट आ जाएगा, इसमें हम इंटरेस्ट एडजस्ट नहीं करेंगे। ठीक जी सर। अब 50,000 सर क्या है, सेल प्रोसीड से। सर फीफो मेथड लग रहा है, अगर फीफो मेथड लग रहा है तो हमने क्या किया होगा सर, इसमें से बेचा होगा सबसे पहले। ठीक जी सर। तो आउट ऑफ 120 हमने क्या किया सर, 50,000 के डिवेंचर बेच दिए, तो 118 कॉस्ट है 120 की। तो सर 50,000 की कॉस्ट कितने से आएगी सर, 49,167 से। तो ये कॉस्ट आ गई, तो बाकी सर क्या आ गया, प्रॉफिट ऑन सेल। सर 833 क्या आ गया सर, प्रॉफिट ऑन सेल आ गया। एक सेकंड, 833 सर प्रॉफिट ऑन सेल आ गया। ये देखिए, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सर 30 सितंबर आ गई जी सर। अब सर 30 सितंबर को अपने पास कितने डिबेंचर हेल्ड हैं सर, 120 प्लस 20 आपका 140 माइनस 50 सर अपने पास हेल्ड है सर 90,000। ठीक, तो 90,000 पे सर इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 9% 6 मंथ का 4050 आइए 4050। ठीक जी सर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, आगे ट्रांजैक्शन चेक करेंगे। अब देखिए डायग्राम में ना सर एक फायदा हो जाएगा कि गलती की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ सर हम क्या करेंगे सर, काउंट कर लेंगे आराम से ना। अब यहाँ पे देखिए सर, 1 अक्टूबर को क्या होता है सर, हमने 150 डिवेंचर परचेज कर लिए 98 कम इंटरेस्ट। ठीक, अब सर यहाँ पे एक दिन का कोई इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, तो इंटरेस्ट जीरो आ जाएगा, तो 150 इंटू 98 सर ये अपनी परचेज कॉस्ट आ गई 14,700। 14,700। आगे बढ़ते हैं सर। 1 नवंबर को हमने क्या किया, 300 सेल कर दिया 99 पे। ठीक, तो सर हमें इंटरेस्ट कब मिला होगा सर, 30 सितंबर को, तो अक्टूबर का इंटरेस्ट हम रिसीव कर लेंगे। तो 30,000 इंटू आपका 9%, 1 मंथ सर 225 का इंटरेस्ट आ जाएगा। ये देखिए एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन है, तो सर ट्रांजैक्शन कितने से आ जाएगी सर, 300 इंटू 99 सर ये 29,700 से। अब 29,700 सर क्या है सर, सेल प्रोसीड्स है। कॉस्ट सर यहाँ पे 70,000 के डिवेंचर अभी बचे हुए थे, तो 118 कॉस्ट है सर आपका 120 की, इंटू हमने कितनी फेस वैल्यू के डिवेंचर बेच दिए सर 30,000 के, तो सर अमाउंट आ गया 29,500। तो सर यहाँ पे 200 का क्या आ गया, प्रॉफिट ऑन सेल आ गया। ये देखिए, ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर अगर आप देखेंगे तो अपना ईयर एंड आ गया। अगर ईयर एंड आ गया तो सर यहाँ पे आप देखेंगे तो सर क्वेश्चन ने मार्केट वैल्यू दे रखी है, नहीं सर, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट के हिसाब से वैल्यूएशन कर देंगे और एक्यूरेट इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लेंगे। अब अपने पास डिवेंचर सर ईयर एंड पे कितने हेल्ड हैं सर, देखिए 90,000 सर यहाँ पे हेल्ड थे अपने पास ना, हमने कैलकुलेट कर लिए थे जी सर। इसके बाद सर हमने क्या किया, 15,000 के डिवेंचर परचेज किए, 30,000 के डिवेंचर सेल कर दिए, तो 75,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। 3 मंथ का एक्यूरेट इंटरेस्ट आ जाएगा 75,000 इंटू आपका 9% डिवाइड बाई 12 इंटू आपका 3, 1687.5 है, 1688 इंटरेस्ट आ जाएगा। चलिए
बैलेंस सर 75,000 है। अब इसकी कॉस्ट कितने से आएगी, क्योंकि मार्केट वैल्यू यहाँ पे नहीं दे रखी। देखिए सर ये एज इट इज बच गए, और इसमें से सर हमने क्या किया, 50,000 के डिवेंचर पहले बेचे और 30,000 के डिवेंचर फिर बेचे। सर 40,000 के डिवेंचर बचे हुए हैं। अब ये देखिए सर 1,18,000 कॉस्ट है 120 की, तो सर 40,000 की कॉस्ट कितने से आएगी सर, ये आएगी 39,333 की, ये कॉस्ट है। तो प्लस सर आपका 19,600 कॉस्ट है 20,000 की, और 14,700 कॉस्ट है सर 15,000 की। सर 73,633 कॉस्ट आ जाएगी। चलें जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सर 12 आपका सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर भी डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक। क्वेश्चन 12 पढ़ेंगे। मिस्टर पुरोहित फर्निश द फॉलोइंग डिटेल रिलेटिंग टू हिज होल्डिंग इन 8% डिवेंचर, 100 का एक डिवेंचर है सर, ओपी लिमिटेड हेल्ड एज करंट असेट, ठीक जी सर। सर देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च को क्लोज होती है। ड्यू डेट भी सर आपकी 30 सितंबर एंड 31 मार्च है। ब्रोकरेज सर 1% पे होती है इस ट्रांजेक्शन एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे, ठीक। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन द बुक्स एज्यूम फीफो मेथड इज बीइंग फॉलोड, और आपका मार्केट वैल्यू ऑफ 8% डिवेंचर सर क्लोजिंग डेट पे 99 दे दी, ठीक। आइए डायग्राम बनाते हैं। सर अकाउंटिंग ईयर हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं। 1 अप्रैल X1, 31 मार्च X2, ड्यू डेट 30 सितंबर X1, और 31 मार्च X2 को ये ड्यू डेट आ गई, ठीक जी सर। आइए फीफो मेथड है, अब स्टार्ट कर लेते हैं। 120 कोर्स सर आपका 118 है, 8% डिवेंचर है सर। 1 अप्रैल की बात होगी। 1 जुलाई को सर हमने क्या किया, परचेज कर लिए हैं। कितने डिवेंचर परचेज किए सर, 198 एक्स इंटरेस्ट। 1 अक्टूबर को हमने क्या किया सर, 200 सेल कर दिए। ध्यान देना यहाँ पे ना सर कमीशन भी है आपका 1% ना, ब्रोकरेज है, तो अगर सब में सेम ब्रोकरेज है तो अलग से लिखने की नीड नहीं, ठीक। डायग्राम पे ना सेल है सर आपका 200, एट द रेट सर आपका 100 है, और एक्स इंटरेस्ट ही है, ठीक जी सर। तो लिखेंगे सेल 200 डिवेंचर हमने सेल कर दिए, एट द रेट 100 पे, और ये सर आपका एक्स इंटरेस्ट है, ठीक जी सर। चलिए 1 जनवरी को सर क्या होता है, हमने 50 डिवेंचर परचेज कर लिए, $98 के हिसाब से एक्स इंटरेस्ट। 1 फरवरी को क्या होता सर, हमने सेल कर दिए 200, 99 के हिसाब से एक्स इंटरेस्ट, ठीक जी सर। ड्यू डेट सर आपका 30 सितंबर 31 मार्च है। चलिए शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले सर क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस आएगा, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ड्यू डेट सर 31 मार्च थी लास्ट ईयर, तो कोई भी एक्लूड इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए 120 118 कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। 1 मार्च को सर हमने क्या किया है सर, परचेज किए हैं, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 12 ना, हाँ 1 जुलाई को सर हमने क्या किया, परचेज किए सर 198 के हिसाब से, ठीक। तो पहले हम क्या करेंगे सर, 3 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। आपका अप्रैल मई जून 10,000 इंटू 8%, 3 मंथ का सर आपका 200 का अमाउंट आ गया, ठीक जी सर। एक बात मैं आपको बोल दूँ, और प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना सर, हमेशा कैलकुलेशन ना कैलकुलेटर पे किया करो एग्जाम के अंदर ना, कई बार सर सिली मिस्टेक हो जाती है। अब बहुत सारी कैलकुलेशन ऐसी है जिसका हमें डायरेक्ट पता है, लेकिन मैं तब भी सर कैलकुलेटर सोल्व करता हूँ ताकि आप भी इसी हैबिट को मेंटेन करें। अच्छा परचेज सर आपका 10,000 की नॉमिनल वैल्यू है इंटू 98% प्लस 1% सर ब्रोकरेज है, 9898 से सर आपकी परचेज कॉस्ट आ जाएगी।
चले जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर 30 सितंबर को ड्यू डेट आ गई, तो सर इंटरेस्ट आपका 130 पे आ जाएगा, 5200। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर आपने सेल कर दिए 200 एक्स इंटरेस्ट पे सर आपका 1 अक्टूबर को। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 अक्टूबर को सर कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो 20,000 की सर सेल होगी, माइनस सर 1% आपने ब्रोकरेज पे की होगी, 19,800। ये देखिए। अब हम क्या करेंगे सर, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल कैलकुलेट करेंगे। 19,800 की सर सेल प्रोसीड्स है। कॉस्ट की अगर बात करें तो सर कॉस्ट इसमें से आ जाएंगी, क्योंकि FIFO मेथड है। 118 कॉस्ट है सर 120 की फेस वैल्यू की, तो 20 की फेस वैल्यू कॉस्ट कितनी है सर, 19,667। तो प्रॉफिट ऑन सेल सर आपका आ गया 133। ये देखिए, इसे हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट के अंदर लेके चले जाएंगे, ठीक जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं। सर 1 जनवरी को हमने क्या किया सर, 50 डिवेंचर परचेज कर लिया 98 के हिसाब से एक्स इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, हम यहाँ पे सर इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो 5,000 पे सर आपका 8% आपका सर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ के लिए सर 100 का इंटरेस्ट आ गया जी सर। और आपका सर जो परचेज कॉस्ट कितनी आएगी, 50 इंटू 98 प्लस 1%, 4949। आइए ये देखिए सर, 100 का इंटरेस्ट आ गया 4949, ठीक जी सर। चलिए इसके बाद सर 1 फरवरी को हमने क्या किया, 200 की डिवेंचर बेच दी 99 के हिसाब से एक्स इंटरेस्ट, ठीक जी सर। तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा सर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 मंथ का 8% के हिसाब से। सर 533 आपका इंटरेस्ट आ गया, ये देखिए। और सर जो ट्रांजैक्शन वैल्यू वो कितने पे है सर, 99 पे। तो 200 इंटू 99 माइनस 1% सर 19,602। ये देखिए। और कॉस्ट कितनी आ गई सर, कॉस्ट आएगी आपकी 1,18,000 डिवाइड बाई 120 इंटू सर आपका 20,000। सर कॉस्ट आ गई 19,666, ठीक है जी सर, माइनस 19,602। सर लॉस ऑन सेल आ गया आपका 64, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो सर आपका ईयर एंड आ गया जी सर। अब ईयर एंड पे सर अपने पास होल्डिंग कितनी है, उतना इंटरेस्ट रिसीव कर लेंगे। सर अपने पास होल्डिंग है 120 प्लस 10,000 सर माइनस 20,000 प्लस 5,000 माइनस सर 20,000 सर 95,000 की अपने पास क्या होल्डिंग है सर। इसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करेंगे 6 मंथ का 3,800 आ गया, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे सर, कॉस्ट और फेयर वैल्यू में कंपैरिजन करेंगे। सर कॉस्ट कितने से आएगी सर, कॉस्ट यहीं से कैलकुलेट होगी। सर देखिए, आउट ऑफ 120 हमने क्या किया सर, 40,000 के डिवेंचर बेच दिए, तो 80,000 के डिवेंचर बच गए। तो 80,000 की कॉस्ट कितने से आएगी, 118 डिवाइड बाई 120 इंटू 80,000। सर कॉस्ट आ गई 78,667 प्लस सर आपका 9898 प्लस सर आपका 4949 सर 93,514 सर ये कॉस्ट आ गई, ठीक जी सर। अब सर हम क्या करेंगे सर, इसका कंपैरिजन मार्केट वैल्यू के साथ करेंगे। मार्केट वैल्यू कितनी है सर, मार्केट वैल्यू है सर आपका 80,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 इंटू 99%, ठीक सर। मार्केट वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे सर, कॉस्ट पे वैल्यूएशन कर देंगे, ठीक जी सर। एक बार यहाँ पे मैं आपको क्रॉस टैली करा देता हूँ सर, मार्केट वैल्यू के साथ कंपैरिजन। सर यहाँ पे इन्होंने वर्किंग नोट नहीं बना रखा, ये देखिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन ने बोल रखा है कि मार्केट वैल्यू 99 है, ठीक। तो आप एक वर्किंग कर लेंगे, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एट ईयर एंड। अच्छा यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है वर्किंग नोट नंबर 3 में, ठीक जी सर।
चलें, ये देखिए ये मार्केट वैल्यू है जी सर। आइए अब मैं आपको एमसीक्यू कराता हूँ। आप पहुंचेंगे पेज नंबर सर 5.97 पे, पेज नंबर 5.97। देखिए क्या लिखता है, द कोस्ट ऑफ राइट शेयर इज एडेड टू द कोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, पहला ही ऑप्शन आ गया इसमें। ठीक, एक बात और मैं आपको बता दूं सर, एडवांस अकाउंट के सारे चैप्टर के जो स्टडी मटेरियल के एमसीक्यू है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक जी सर। चलिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर कैरिड एट फेयर वैल्यू नो कोस्ट लेस अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन। सर अगर मान लो परमानेंट डिक्लाइन है तो हम उसे सर क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, तो बी आ जाएगा ऑप्शन। ठीक, करंट इन्वेस्टमेंट आर कैरिड एट लोअर ऑफ आपका कोस्ट और फेयर वैल्यू, सर सी आ गया। ए लिमिटेड एक्वायर्ड 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ओमेगा लिमिटेड ऑन कम राइट बेसिस एट 75। ठीक है, सब्सिक्वेंटली ओमेगा लिमिटेड मेड ए राइट इशू सर 1:1 एट 60 पर शेयर विच वाज सब्सक्राइब्ड। तो सर आपका ये कॉस्ट आ जाएगी 150 से सर, 1:1 की रेशो में 2000 इंटू 60 सर 120 कॉस्ट आ गई, तो 270 कॉस्ट आ गई। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं एक बार। विच वाज सब्सक्राइब्ड बाई ए टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एट ईयर एंड, सर कितने से आएगी, सर 270 आ गई। चलिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड परचेज कॉस्ट, बिल्कुल सर, ब्रोकरेज एंड स्टैम्प ड्यूटी पेड, बिल्कुल सर, बोथ ए एंड बी, हाँ जी सर दोनों आ जाएंगे। चलें जी सर, इसी के साथ सर ये चैप्टर समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हाँ इस बार एग्जाम पार।